वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ। ये तो आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये अच्छा नावल है। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाये से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और नाम के लिए आप लोगों को लास्ट तक का वेट करना पड़ेगा। नाम जो है आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। वो कभी अपने हाथ में उठाए वजूद को देखता, कभी लेबर रूम के बाद दरवाजे को, जहाँ से नर्स अभी उसे खबर सुना कर गई थी। उसने तो बेटे के लिए अपने बेटे से उनकी माँ अलग की थी और दूसरी शादी की। अब उनके यहाँ औलाद तो पैदा हुई थी, मगर ना वो लड़का था ना ही लड़की। उधर पड़ी कुर्सी पर वो बैठ गया था और खबर घर सुनाने के लिए मोबाइल निकाला था। एक ही दिन में खबर पूरे खानदान में आग की तरह फैल चुकी थी। मुझे नहीं पता था मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे ये बच्चा नहीं पालना, तुम इसे कहीं छोड़ कर आओ। दरमियानी उम्र की वो खातून बार बार एक ही बात कही जा रही थी। मोबाइल से नजर उठाते दोबारा दोहराई, नरमीन तुम समझ क्यों नहीं रही, ऐसे कैसे छोड़ाऊँ, जैसी भी है हमारी औलाद है, मैं इसे कहीं नहीं छोड़ कर आऊँगा। बेड पर लेटे वजूद को देख कर सदान ने कहा था, तुम्हारा यही फैसला है तो खुद पालो, वैसे भी ये तुम्हारे नसीब से पैदा हुआ है, मगर मुझसे कोई उम्मीद न रखना। मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ, मुझे सुकून चाहिए थोड़ी देर। मोबाइल पर रखती हुई वो बोली थी, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो, तुम्हें क्या हो गया है। अब उसकी तरफ जाते कहा था, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी इन बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कभी भी इस बच्चे के लिए अपनी जवानी नहीं ख़राब करूँगी, सुना तुमने, अब हटो मेरे रास्ते से। बैग उठाती वो कमरे से निकल चुकी थी। सदान शामिर के रोने की आवाज़ पर मुड़ता चला गया और उसके पास गया और उसे गोद में उठा लिया। अपनी माँ को संभाल लो बिलाल, मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई है, मैं अब मज़ीद नहीं रह सकती इनके साथ, मैं पागल हो गई हूँ। अदीला की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि कमरे के बाहर भी साफ सुनाई दे रही थी। पागल वो हो गई हैं या तुम, मैं उनका वही सहारा हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिलाल की आवाज़ आई थी, ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं चली जाती हूँ, जहाँ कम से कम मैं सुकून से तो रहूँगी। मेरा भी बेटा है, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मगर याद रखना अपनी इस होने वाली औलाद का मुँह तक देखने नहीं दूँगी तुम्हें। क्यों अपना घर बर्बाद करने पर मज़ीद हो। मैं थका हारा काम से वापस आता हूँ, तुम्हारी ये चिक चिक शुरू हो जाती है। कहाँ संभालूँ मैं अपनी माँ को, कहीं ओल्ड होम में फेंक आऊँ। एक जवान बेटे के होते हुए भी वो सर दबाते हुए कहने लगा था, मुझे नहीं पता, जो करना है करो, मुझे नहीं रहना अब इनके साथ, मुझे अपनी औलाद की तरबियत करनी है, वो तो मेरे हाथ में ही नहीं है। तुम्हारी माँ ने सबको अपनी उंगली के इशारे पर लगाया हुआ है, तुम्हारी औलाद ना मेरी और ना ही मेरी माँ के हाथ में है। बेटा तुमने हॉस्पिटल में छोड़ा हुआ है, बेटियों का तुम्हें कुछ पता नहीं है। ज़िंदगी तुमने सारी अपनी मर्ज़ी और ऐशी में गुजार ली है, अब भी तुम्हें यही गिले हैं कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वह खुद को वॉशरूम में बंद कर चुके थे। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही सबके लिए बुरा कर रही हूँ, नहीं ज़रूरत मुझे किसी की भी, तुम्हारी ना किसी और की। मेरा बेटा है, काफ़ी है मेरे लिए वो, माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम सबको। अदीला चलाए जा रही थी। बाहर खड़ा 15 साल लड़का अपने वालिदैन की लड़ाई पर सरनफी में हिलाता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया था। हाँ बढ़िया हो गई है, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही। एक हाथ से फ़ोन कान से लगाए, दूसरे से गाड़ी का लॉक बंद करती शाहनूर ने अपनी सहेली और बिजनेस पार्टनर से पूछा था। हाँ यार, अच्छा हो गया है, सब शुक्र है, हसनैन को हमारा प्लान पसंद आया है और वो हमें मौका देने के लिए तैयार है। पुरजोश आवाज़ आई थी, ओह अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली हमें 2 साल बाद एक प्रोजेक्ट पर काम करने को मिला है। ऑफिस में दाखिल होते हुए वो बोली थी। ऑफिस में मौजूद लोग एहतरामन खड़े हुए थे, सलाम किया। वो सर हिलाकर इन्हें जवाब देती हुई अंदर दाखिल हुई थी। हाँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकती। गाड़ी चलाते हुए सब मीटिंग का बता रही थी। अच्छा, तुम्हारे आने तक मैं टीम को बुलाकर अनाउंस कर देती हूँ और कारीगरों से मिल लेंगे शाम में जाकर। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खैर से आओ, कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी के आसार नुमाया थे। शाहनूर बढ़िया ने 2 साल पहले अपने बैचलर डिग्री के तीसरे साल अपनी सेविंग्स मिलाकर कारोबार शुरू किया था, जिसमें वो हाथ से बने इंटीरियर और एंटीक चीज़ें कुछ हुनरमंद लोगों से खरीद कर उसे मज़ीद निखार कर ऑनलाइन सेल करती थी, जिससे पहले तो इतनी कमाई हो जाती थी कि इनकी पॉकेट मनी निकल आती थी। आस्ता-आस्ता सेमेस्टर की फ़ीस देने के काबिल हो गई थी, मगर अब डिग्री के मुकम्मल होने पर उनके पास इतनी सेविंग्स हो चुकी थी कि उन्होंने अपने लिए वर्कर्स प्लस किराए पर ले लिए थे। एक टीम भी हायर की जो ऑर्डर्स पर काम कर रही थी। हसनैन का उन्हें किसी दोस्त से मालूम हुआ था। शाहनूर को अपने वालिद को डॉक्टर के लेकर जाना था, इसलिए मीटिंग बरिहा ने अटेंड की थी। हसनैन एक फेस्टिवल का चीफ ऑर्गेनाइज़र था, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स और सेल्फ मेड कारोबारी अदारों को अपना काम दूसरों तक पहुँचाने का मौका देता था, जिसकी वजह से अब उन्हें भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने का मौका मिल गया था। वक्त कम था और काम ज़्यादा था। पहली बार बड़ी सतह पर काम करने का मौका मिला था।
बस कर दे मामा, अब तो भूल जाएँ पुरानी बातों को, क्यों बगस रखा हुआ है दिल में जो आपको सुकून नहीं करने देता। यशफ़ा अपने 2 साला बेटे को गोद में उठाती माँ की बातों पर चिढ़ती हुई बोली थी। शादी के बाद वो अपने शौहर के साथ अमेरिका सेटल हो गई थी। पहले एक बार पाकिस्तान आई थी, मगर अब बच्चे के बाद पहली बार आई थी इसे मिलने। उसकी फूफियाँ घर आई हुई थी और हमेशा की तरह उसकी माँ तप चुकी थी। मैं बगस पागल पाल कर बैठी हूँ, अपनी फूफो को देखती हो कैसे तुम्हारे बाप को मुट्ठी में किया हुआ है, और अब तुम्हारा भाई भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। एक तुम्हारी कमी थी, तुम भी शुरू हो जाओ मुझे गलत साबित करने पर। देखिए मामा, पापा को हम सबको छोड़ कर गए थे, अब 12 साल होने वाले हैं। दी जान की क्या हालत है आपके सामने है, अब तो बाज आ जाए। हम आपकी औलाद है, मगर जो गलत है वो गलत है। वो लोग मुझसे मिलने आए हैं, 1-2 रोज़ में चले जाएंगे। अब प्लीज़ मुझे थोड़ी देर उनके पास सुकून से बैठने दें। मैं थक चुकी हूँ, अब आराम करूँगी थोड़ी देर, कहती वॉकआउट कर गई थी। पीछे वो मुँह में बड़बड़ाते हुए रह गई थी। बस एक आखिरी निवाला, और ये एक नाबी के मुँह में और एक आमना के मुँह में। वो इन्हें बहलाकर खिला रही थी। हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ, हम गधे हैं ना, कमा कर लाएँ। तुम इन शख्स की औलाद पर निशावर करती जाओ जिसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। औलाद है मेरी भाई, आप ऐसे नहीं कह सकते कुछ भी। और वैसे भी खाना मैंने बाहर से मंगवाया था अपने पैसों का, आप पर बोझ नहीं है, अपनी माँ का खिला रही हूँ। इन्हें अपने भाई की आवाज़ पर वह चौंकी और हैरान हुए बगैर सुकून से जवाब दिया था। वो आदी थी इन सब बातों की। तुम इन लड़कियों के लिए मुझे बातें सुनाओगी, मुझे जिसके घर में तुम रह रही हो वो चिल्लाए थे। आप बार-बार एक ही बात पर क्यों बहस करना चाहते हैं? ये घर मेरे बाप का है और उनके जीते जी आप या कोई और मुझे इधर से उधर नहीं निकाल सकता। धीमे और टहटे लहजे में जवाब दिया गया था। तुम्हें तो मैं देख लूँगा, अभी मैं काम से जा रहा हूँ। गुस्से से लाल होती आँखों से इन चारों को घूरते हुए कहा था। उनके निकलते ही वो सर पकड़ के बैठ गई थी। आँखों में आंसू थे अपनी औलाद के लिए। वो पल-पल तरसती थी, और जब भी उन्हें अपने पास लाती भाइयों से ऐसी ही बातें सुनने को मिलती थी। आप रोएं नहीं मम्मा प्लीज़, वैसे भी हम थोड़ी देर में चले जाएंगे ना। नूर उनको रोता हुआ देख कर उनके पास आकर बोली थी। नूर मेरी जान, अपनी बहनों का ख्याल रखना, माँ आपको मिलने आएगी। तीनों को खुद में भीषे आंसू के दरमियान वो बोली थी। मीरा वो सतान की शादी की पसंद की शादी थी जो दोनों खानदानों की रजामंदी से हुई थी, मगर बेटे की पैदाइश के बाद से मीरा के लिए हालात ख़राब होते गए थे। नूर 8 साल की थी और आमना 4 साल की थी जब उनके यहाँ तीसरी बेटी नाबी पैदा हुई थी। सास और नंदों के ज़ोर पर और खुद अपनी रजामंदी से सदान ने नरमीन से दूसरी शादी की थी। शादी के 1 महीने बाद ही उसने मीरब को तलाक दे दी थी, मगर दोनों बेटियां अपने पास ही रखी थी। नरमीन अगर बच्चियों के साथ अच्छी नहीं थी तो बुरी भी नहीं थी। नूर अपना और आमना का काम और ज़रूरियात का ख्याल खुद ही रखती थी। 8 साल की उम्र में ही उसने बहुत सी जिम्मेदारी उठा ली थी। मीरब एक डॉक्टर थी जिसने पहले तो औलाद और घर के लिए प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, मगर तलाक के बाद ही उसने जॉब दोबारा शुरू कर दी थी और अपने बाप और भाई के साथ रह रही थी। बच्चों को वो अक्सर मिलने के लिए लाया करती थी। सदान के यहाँ शादी के 2 साल बाद अब औलाद की खबर का सुनकर सिर्फ अफसोस हुआ था, ना ही खुशी। अच्छा दीजान, मैं निकल रहा हूँ। डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर बैठी खातून के माथे पर बोसा देते हुए अपना कोट उठाता वो ऑफिस के लिए निकल रहा था। खैर से जाओ, अल्लाह की अमान। दीजान ने भी दुआ दी थी। पप्पा आपने शाम को ऑफिस जाना है ना? कुछ याद आने पर मुड़ा था। जी बेटा, तुम्हारे अंकल को कहा है, वो ड्राइवर भेज देंगे। शाम तक जाऊँगी। मैं भी बाबा की खबर पर जाऊँगा। आप अंकल को मना कर दें, मैं छोड़ आऊँगा। हाँ, एक माँ कम है जो अब तुम उनकी बेटी को भी लेकर घूमोगे। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते उसकी माँ ने तंज़ किया था। नहीं बेटा, अंकल तुम्हारे खफा होंगे, मैं चली जाऊँगी उसके साथ, तुम खैर से जाओ ऑफिस। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता वो फ़ौरन बोली थी। हाँ हाँ ठीक है, ये है पहले मेरे बेटे से अपनी मर्ज़ी की बातें करवाओ और फिर मेरे सामने मासूम बन जाओ। खूब समझती हूँ मैं तुम माँ बेटी के ड्रामे। फ़ौरन से जवाब आया था। मम्मा मुझे अपने काम से जाना है, फूफा मेरे साथ जाएंगी। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज़ बहस मत करें। फूफा शाम को तैयार रहना, मैं ड्राइवर भेजूँगा ऑफिस से आपको पिक करने के लिए, कहता वो बाहर निकल गया था। ज़ियान अली खान इस्लामाबाद से 2 घंटे के सफ़र पर 1000 डज़न की एक तहसील से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऊंचे ख़ानदान का चश्मा चिराग था। इलाके भर में उसके बाप दादा की एक इज़्ज़त और एहतराम था। वो भी ख़ानदान भर का लाडला माना जाता था। उसके लड़कपन में ही वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद वो पूरा ख़ानदान इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। उसकी छोटी उम्र में ही बाप दादा का कारोबार बहुत अच्छी तरह ना सिर्फ संभाला बल्कि उसे और तरक्की कराई। दादा के बनाए एक होटल से शुरू हुए इन होटल्स की अब एक चैन मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थी। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। पास से गुजरती चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही थी। वजह उनकी आंखों में मौजूद आंसू थे।
बज़ाहिर तो वो शीशे के पार मौजूद चीज़ों को तक रही थी, मगर दिमाग में मुख्तलिफ़ सोचें गर्दिश कर रही थी। जब वो सब साथ रहते थे, उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी माँ नहीं आई थी। दरमियान के पर्दे पर एक मंज़र नुमाया हुआ था। नूर, आप भी जल्दी करो, मुझे ऑफ़िस के लिए देर हो रही है। नाश्ता करते ज़ैदान ने आवाज़ लगाई थी। आ रही हूँ ज़ैदान, तैयार हो रही हूँ। आप तो हवाई घोड़े पर ही सवार रहते हैं हर वक्त। मीरब हाथ में नूर और आमना का बैग लिए उसके पास आती हुई बोली थी। पीछे वो दोनों भी आंखें रगड़ती हुई अंदर दाखिल हुई थी। आओ मेरा बेटा, आपका पसंदीदा ऑमलेट बनाया है मैंने आज। आमना को उठाकर कुर्सी पर बिठाते मीरब ने पुचकारा था। ज़ैदान ने भी मीरब को अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाकर ब्रेड के स्लाइस पर जैम लगा कर दिया। एक आंसू बैग का नीचे गिरा और मंजर बदला था। नहीं आमना, तुम गलत कर रही हो। 6 साला नूर अपने से 4 साल छोटी बहन को कलर करना सिखा रही थी। आमना को उसका टोकना पसंद नहीं आया था। मम्मा इसे देखें ना। पास बैठी मीरब को उसे समझाने के लिए पुकारा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सदान करके अंदर दाखिल हुए। दोनों ही बाबा बाबा कहती उनकी तरफ लिपटी थी। सदान ने दोनों को बारी बारी प्यार किया। सब चलते मीरब के पास आ गए थे। आप ही आमना के हिलाने पर हाल में आई थी। उनका घर आ गया था, जहाँ वो अपने बाप और सौतेली माँ के साथ रह रही थी। ज़िंदगी के बदलते रंग उस 10 साला लड़की ने बखूबी जान लिए थे। वाह वापी, इट्स अ बिग अचीवमेंट, बहुत मुबारक हो आपको। फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद अपनी बहन की खुशी का अंदाज़ा शाह नूर बगैर देखे भी लगा सकती थी। दोनों ने बहुत कुछ सहा था माजी में, अब तो हर छोटी बड़ी चीज़ पर खुश हो जाती थी और मिलकर हर मुश्किल को हल कर लेती थी। 14 साल पहले ज़िंदगी बदल गई थी। बहुत सी आजमाइशों से गुजरने के बाद ज़िंदगी में सुकून आया था और अब उन सब का सिला भी मिल रहा था। बहुत शुक्रिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमें लोगों ने मौका दिया है और हमारे काम को पसंद किया है। खुशी से आवाज़ में नमी वाज़िह थी। ये सब आपकी मेहनत का समर है। आपकी बरीहा आपी को भी मुबारकबाद देना मेरी तरफ से। हाँ ज़रूर। तुम बताओ, तुम्हारे एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहे हैं? नेक्स्ट वीक से। फिर तुम पाकिस्तान आ रही हो ना? कुछ पता नहीं है अभी, महरोज़ की छुट्टी पर डिपेंड करता है। तुम तो अकेली आ जाना ना। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। सास मेरी माने तब ना, वो तुम्हें क्यों रोकेगी भला? तुम भी कमाल की बात कर रही हो। आंटी तो इतनी स्वीट है। आप ही आपको लगता है ना ऐसा है तो सास ही ना। ये बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने? सास के खिलाफ तुम्हारे शोहर की माँ है। वो कितने चाह से तुम्हें ब्याह कर लेकर गई थी वो, और तुम 1 साल में ही उनके खिलाफ हो चुकी हो। मैं आइंदा तुम्हारे मुँह से गलत बात ना सुनो। अपनी पढ़ाई, घर और शोहर पर अपनी एनर्जी लगाओ। उसे तनबिया की, अच्छा ना, आप नाराज़ ना हो। मुझे बताएं, तैयारी हो गई एग्ज़िबिशन की? और उसकी बात पर नादम हुई थी, इसलिए बहस की बजाय बात बदल दी थी। सदान ने शामिर की देखभाल के लिए बुआ रख ली थी। नरमीन ने आने से साफ इनकार कर दिया था। बच्चों को मीरब के घर से ले आया था। उसके भाइयों ने सदान को फ़ोन करके ले जाने को कहा था। खुद वो ऑफिस जाने के बजाय घर से ही काम कर रहा था। पहले उसकी माँ साथ रहती थी तो नरमीन और वो अक्सर ही बाहर घूमने जाया करते थे, मगर पिछले साल उनकी वफ़ात के बाद उसे बच्चियों को लेकर तशवीश रहती थी। माँ की ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी से ही बेटे के लिए उसने दूसरी शादी के ज़रूर की थी, मगर बेटे उसे कभी गाफिल नहीं हुआ था। नाबी जो छोटी थी, माँ के बगैर नहीं रह सकती थी। उसका खर्चा बाकायदगी से मीरब को देता था और नाबी को मिलने के लिए अपने पास भी लाया करता था। सदान के 3 और बहन भाई थे। 1 भाई और 2 बहनें। सब अपने घरों में खुश रह रहे थे। बेटा ना होने पर जिन सब ने उसको शादी के लिए ज़ोर दिया था। शामिर की पैदाइश के बाद और नरमीन के ना होने के बावजूद भी उसकी मदद करने कोई नहीं आया था। बाबा खाना खा लें, आप आ जाएं। नूर की आवाज़ पर ख्यालों से निकला तो हकीकत की दुनिया में आया। ओके बेटा, आप और आमना शुरू करें, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है बाबा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, कहती एक नज़र शामिर पर डालती हुई बाहर निकल गई। उस बच्चे ने ना अपना जिन्स खुद चुना था, ना ही इस घर में पैदा हुआ होना, मगर इसके साथ कैसा सलूक हो रहा था। 10 साला वो लड़की उस अनचाहे बच्चे के लिए बुरा महसूस कर रही थी। उसका तो कोई कसूर नहीं था। हाँ जिगर, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी तैयारी? हसनैन को मिलते ज़यान ने कहा। दोनों एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने आए थे। बस यार लगा हुआ हूँ, थका थका सा जवाब आया था। चल हो जाएगा सब सेट। मैंने होटल मैनेजमेंट को बता दिया है। एग्जामिनेशन का वेन्यू और सेटअप की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी तूने। ठीक है यार, इतना बोझ भी हल्का करने के लिए अपने पास रखिए। थैंक्स अपना। हम सारी ज़िंदगी के पार्टनर्स हैं तो बोझ तो बांटेंगे ही ना। हाँ ये भी है, हंसते हुए जवाब आया था। हाँ याद आया, हाँ एक एंटरप्रेन्योर है बरीहा। इस एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। उसके पास बहुत सी एंटीक चीज़ें हैं मौजूद हैं और पेंटिंग कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। तुम्हारे काम की चीज़ें हैं ये, इसलिए एग्जीबिशन से पहले आकर देख लेना, बाद में गिला ना करना। ये तो बहुत अच्छी बात बताई दोस्त, वरना मैं भी सोच रहा था कि कपड़े, डेकोरेशन और ज्वेलरी के लिए मैं किधर आता एग्जीबिशन में, मगर पेंटिंग्स और एंटीक के लिए तो आना पड़ेगा। बिल्कुल, हसनैन ने मुस्कुराते हुए कहा था। दोनों ने स्कूल और कॉलेज साथ पढ़ा था। उनका साथ बहुत पुराना था। दोनों एक दूसरे के लिए मुश्किल वक्त के साथी थे और गमसार भी थे। एक दूसरे की मदद के लिए हरदम तैयार रहते थे। एक दूसरे के कहने से पहले ही मदद के लिए सरगर्म, सच्चे दोस्त और साथी।
बैग पैक ले आए पापा, अंदर पड़ा है। अदीला एक टीर उम्र मुलाजिम को जैन का बैग लाने का बोलती, खुद दादी के पास दादी के साथ लगे रोते जैन की तरफ चल देती। जैन बेटा उठो, गाड़ी तैयार है, ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। हॉस्टल स्कूल की छुट्टी हो गई तो टीचर आपको सजा देंगी। उसके पास आती अपनी सास को मुकम्मल नजरअंदाज करती हुए बोली थी, दादा मुझे नहीं रहना हॉस्टल, वहाँ सब अच्छे नहीं हैं। इश्कियों के दरमियान वो बोला था, क्यों नहीं जाना तुमने? हाँ मुझे बताओ। उसे दादी से अलग करती हुए चलाई थी, मुझे आप सबके साथ रहना है। मुझे यशपा लोग याद आती हैं, वहाँ उसका बेटा उसी का बेटा था और अपनी बात पर बस जिद था। जैन तुम छोटे नहीं हो जो यूं जिद लगाए बैठे हो, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपको भेजा हुआ है वहाँ पर। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, कोई अच्छा नहीं है। उसके समझाने पर वो चीखा था, क्यों बच्चे पर ज़बरदस्ती करी हो? दिला नहीं जाना चाहता तो छोड़ दो, इधर मेरे पास ही किसी अच्छे स्कूल में डाल दो ना। बिलाल ने भी तो इधर से ही पढ़ा था। जैन को गुस्सा से झंझोड़ते देख शगुफ्ता बेगम ने कहा था, आप मेरे और मेरे बच्चे के मामला से दूर रहें। समझिए आप दुश्मन नहीं हो, मैं इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। ये सब सहारा बनना है, इसने मेरा मजबूत सहारा बनना है मेरा। इनकी बात पर गुस्से से एक दो बार चलाती हुए वो इसकी बात पर इधर से उठती अपने कमरे में चली गई थी। तुम ज़रा मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें हॉस्टल में ही रहना होगा, जानती हूँ मैं। जो तुम दादी की मोहब्बत में यहाँ रहना है तुम्हें, मैं किसी सूरत ये नहीं होने दूँगी। उसकी बात पर जैन खामोश हो चुका था। 10 साल की उम्र से ही उसे अच्छी तालीम के लिए हॉस्टल भेजा गया था। जब भी वो छुट्टियों पर आता यही जिद होती कि उसे वापस नहीं जाना, मगर सामने भी दिला थी जिद की पक्की। ये एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ बरीहा और शाहनूर कारीगरों से मिलने आई थी ताकि मिलकर आगे के अमल के लिए तैयार हो सके। पहले कपड़े का ऑर्डर कर आते हैं, बरीहा ने कहा था। हाँ वो करीब ही पड़ेगा, गाड़ी चलाती शाहनूर बोली थी। अच्छा शाहनूर, मैं सोच रही थी कि हम अभी तक की अपनी कलेक्शन के सारे डिज़ाइन बनवाएंगे एग्जीबिशन के लिए, तो कैसे बनेगा इतने कम वक्त में? हम उनकी मिकदार कम रखवा लेंगे ना, ताकि क्वालिटी मैनेज रहे। जितना हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे हम पर बोझ ही बढ़ेगा। ये अच्छा आइडिया है, पेंटिंग्स हम मिल कर शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे और आज से ही काम शुरू करेंगे उन पर। सबसे ज़्यादा मांग उन्हीं की है, बरीहा बोली थी। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, मुस्कुराते हुए कहा गया था। उनका काम हैंडमेड चीज़ें खरीद कर उसे निकाल कर आके बेचना था। हैंडमेड कपड़े हों या डेकोरेशन पेंटिंग हो या एंटीक ज्वेलरी, सब ही इनके पास मौजूद थे। उनकी कामयाबी की एक वजह यह भी थी कि वो कारीगरों को अजरत वक्त पर देती थी। नरमीन आज 1 महीने बाद घर वापस आई थी, मगर एक नज़र भी शामिर पर डालना गवारा नहीं किया था। सल्तान, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। वो बेमकसद फ़ोन पर स्क्रॉलिंग कर रहा था जब इसे पीछे नरमीन की आवाज़ आई थी। मुझे भी यही लगता है, आओ बैठो। तुम इस बच्चे को छोड़ क्यों नहीं आते? किसी फलाही अदारे में बात शुरू की गई। नरमीन, तुम पागल तो नहीं होगी? औलाद है हमारी, हम माँ बाप हैं उसके, कैसे उसे किसी फलाही अदारे में छोड़ कर आ सकता है? उसे लगा था नरमीन थोड़े वक्त में समझ आएगी, मगर वो गलत था। मैं ऐसे बच्चे को नहीं पाल सकती। सदान, तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो? हमारा एक सोशल सर्कल है, हमें 100 लोगों से मिलना होता है और मैं कम से कम इस बच्चे की वजह से बातें नहीं सुन सकती। ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहता है वो करो, मगर एक बात याद रखना, मैं शामिर को किसी ट्रस्ट के नहीं छोड़ूंगा। वो तंग आ चुका था नरमीन की बेजा जिद से। ठीक है, तुम्हें पालना है इस बच्चे को तो शौक से पालो, मगर मैं किसी सूरत नहीं लटकाऊंगी तुम दोनों को अपने साथ। मुझे तलाक दो और रहो अपनी औलादों के साथ। वो चलाई थी। मुझे अफसोस है उस वक्त पर जब मैं तुम जैसी औरत से शादी की और मीरब को छोड़ा। ज़िंदगी भर का पछतावा है मुझे। हाँ मैं तो बुरी लगूंगी ही ना, तुम्हारे दिल से तो वो औरत कभी निकली ही नहीं थी, हर वक्त बेटियों के पीछे लगे रहते थे। अब ये एक और मनहूस आ गया है, अब तुम्हें मेरी कहाँ ज़रूरत है? मेरी औलाद के लिए अब एक लफ्ज़ भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। मैं पागल थी जो अपनी जवानी 3 बच्चों के बाप के पीछे ख़राब कर दी। मैं जा रही हूँ इधर से, अपनी ये सौगात तुम्हें ही मुबारक हो। तलाक के कागज़ मुझे मिल जाने चाहिए, वरना मुझे मजबूरन कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। उस जालिम और खातून के मुँह से निकले अल्फाज से कोई नहीं कह सकता था कि ये अपनी औलाद के लिए कह रही है। अनचाही औलाद जिस बेचारे की पैदाइशी उसके लिए आजमाइश आ ठहरी थी। अभी वो लाउंज से ही निकल रही थी जब पीछे से नूर की चीख की आवाज़ आई थी। सदान बेहोश होकर गिर चुका था और वो इसके साथ लगी से जगाने की कोशिश कर रही थी। बुप्पो के साथ वो गाँव आया था, उनको छोड़ता वो सीधा बाबा की कब्र पर आ गया था। शाम हो रही थी, उसको सुबह वापस जाना था। रात को अपने पुराने घर रुकने का इरादा रखता था। अपने बाबा दादा की कब्र पर पूछ रहा था। आज इतने बरसों बाद भी वो हर बार की तरह उदास था। उसके बाबा इकलौते बेटे थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने सबको खुश करने में लगा दी थी और फिर कुछ माँ के बेटे समेत 4 औलादों को यतीम करते भरी जवानी में उनको छोड़कर चले गए थे। कैसे करते ये सब कुछ अकेले? बाबा मैं तो थक गया हूँ, मेरा दिल करता है मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता बाबा, अपना आप बहुत अकेला महसूस करता हूँ। इशल और आसमान को देखता हूँ, दादी को देखता हूँ तो दिल फटता है मेरा।
बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी देकर गए, मुझे अकेला छोड़ के चले गए हैं आप। मैं सारा काम देखते भी थक जाता हूँ, कहीं दूर जाना चाहता हूँ, थोड़ा सुख देखना चाहता हूँ। वो 25 साल नौजवान रो रहा था, अपने दिल का हाल बयान करते। हर मज़बूत खड़े इंसान के सीने में भी दिल होता है, उसके भी एहसासात होते हैं जिसे वो भूल जाते हैं दूसरों की खातिर। कितनी देर कब्रों के पास बैठा रहा था, फिर उठ कर अपने पुराने घर चला गया, जहाँ इसने अपना सारा बचपन गुज़ारा था, जब उस पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। अदीला उम्मीद से थी, जब से उसे अल्ट्रासाउंड से मालूम हुआ कि बेटा होने वाला है, उसके तो कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। फिर आखिर वो दिन भी आ गया था जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। ज़ैन भी हॉस्टल आ गया था। इसे अपने छोटे भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। बिलाल ने बड़े पैमाने पर अकीका के रखा था, सारे खानदान में मिठाइयाँ बांटी थी। अदीला को सोने के कंगन तोहफे में दिए थे और अपनी बहनों के लिए नेकलेस लिया था। इसकी क्या ज़रूरत थी भाई? इसकी बहन हुरिया ने कहा था कि ज़रूरत नहीं थी, तुम लोगों की दुआओं की वजह से ही अल्लाह ने हमें चाँद सा बेटा दिया है। अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी अता करे। और इसके लिए शुक्रिया, दिल से दुआ दी और नेकलेस के लिए शुक्रिया अदा किया। सब कुछ माँ और बहनों पर लुटा आए। बिलाल जब कमरे में दाखिल हुआ तो दिला की चुपती आवाज़ सुनाई दी थी। क्या मतलब खुद समझती हूँ तो समझते हो तुम बिलाल? क्या ज़रूरत थी नेकलेस देने की? गुस्से से कहा। बहनें हैं मेरी, हक है उनका। हैरान होते हुए कहा गया था। हाँ, सारे हकूक़ तो इन्हीं के हैं ना। मैं और मेरी औलाद की तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है ना तुम पर? वो चिल्लाई थी। अदीला, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, प्लीज़ खामोश हो जाओ। हार मानते हुए इसने जवाब दिया था। हाँ, तो यही चाहते हैं मैं चुप हो जाऊँ? फिर शुरू हुई थी। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। उठते हुए गुस्से से बाहर निकल गया। हेलो लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। हसनैन ने शाहनूर और प्रिया को मसरूफ़ देखकर ऊँची आवाज़ में मुखातिब किया था। अरे वालेकुम सलाम हसनैन, दोनों ने खुश दिली से जवाब दिया। ये हैं मेरी बिज़नेस पार्टनर शाहनूर। हसनैन और ज़ियान सारे स्टॉल्स का चक्कर लगाने आए थे। जब बरीहा के स्टॉल पर रुके, उसने तारुफ करवाया था। शाहनूर। ज़ियान जो शाहनूर को देखता कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, उस नाम पर उसकी हैरत में डूबी आवाज़ आई थी। ज़ियान। ऐसी ही हालत शाहनूर की भी थी। बट सरप्राइज़, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है शाहनूर के मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे भी। उसने भी मुस्कुराकर कहा था कि आप लोग हमें बताएंगे कि आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं। उनको ऐसे एक दूसरे के साथ लगा देखकर हसनैन ने कहा था। अरे यार, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, हम साथ पढ़ते थे, मगर फिर इसने छोड़ दिया था स्कूल। उसके बाद ही तुम बने थे मेरे दोस्त। हो अच्छा, ये वो है? वो पुरजोश सा बोला था। चले अब हम पुराने दोस्त निकल आए हैं तो डिनर करते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है ज़ियान। शाहनूर जल्दी से बोली थी। क्यों ज़रूरत नहीं है? मेरे होटल में मेरी दोस्त आए और कुछ खाए बगैर चली जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। माशाल्लाह ज़ियान, ये होटल तुम्हारा है, मुझे तुम्हें कामयाब देखकर बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया शाहनूर। मुस्कुराकर वो चारों अब चलते होटल के अंदर दाखिल हुए थे। ज़ियान, याद है तुझे मैंने पेंडिक्स सा बताया था, वो इन्हीं के स्टॉल पर होंगी ना? मतलब तुम अभी भी पेंट करती हो? हैरत से शाहनूर को कहा गया। उसने सर हिलाकर हाँ कहा था। फिर तो मैं देखे बगैर बता सकता हूँ कितनी अच्छी होगी वो पेंटिंग। आप लोगों को पता है, ये स्कूल के टाइम से करती थी पेंट। इतने वक्त बाद मिले थे एक दूसरे से, फिर भी वही बेजार आई थी दोनों की बातों में एक दूसरे के लिए, क्योंकि वो उस वक्त के सच्चे दोस्त थे जब दोनों बिल्कुल अकेले थे। आंटी, आप मत जाएं प्लीज़। नरमीन घर से निकल रही थी जब नूर भागती हुई आई थी और इसे पुकारा था। हटो नूर, मेरे रास्ते से, मेरे मुंह से कुछ सख्त निकल जाएगा। आंटी देखे ना, बाबा आंखें नहीं खो रहे, आप प्लीज़ उन्हें जगा दें, मुझे डर लग रहा है। रोते हुए ने कहा। जब से माँ की अलहदगी हुई थी, वह डर का लफ्ज़ उसकी ज़िंदगी से निकल चुका था, मगर अब ये 10 साल लड़की अपने बाप को इस हालत में देखकर इतनी खौफज़दा हो चुकी थी कि सौतेली माँ से मदद तलब कर रही थी। नूर, अपनी मम्मा को फ़ोन करो और उन्हें बताओ मेरे रास्ते से हटो। उसे पीछे धकेलती मेन गेट से बाहर निकल गई थी। बुआ, हमें बाबा को अस्पताल लेकर जाना होगा, प्लीज़ साथ वाली आंटी से कहें वो ड्राइवर को हमारे साथ भेज दें। एक टेढ़ उम्र मुलाजमा जो सदान के मुँह पर पानी गिरा रही थी, उसे मुखातिब करते नूर ने कहा था। अच्छा बेटा, मैं जाती हूँ, कहती वो उठी और नूर टेलीफोन की तरफ गई थी और अपनी मामा का नंबर मिलाया। सामने बैठी आमना हरासा से अपने बेसुध बड़े बाप के वजूद को देख रही थी। मीरब को उसने सदान की तबीयत का बताया। उसने इन्हें अपने अस्पताल का बताया कि यहाँ सदान को लाया जाए और ख़ुद नूर को घर अंदर से बंद कर रहने का कहा था जब तक वो खुद नहीं आ जाती। ड्राइवर की मदद से बुआ सदान को अस्पताल ले गई थी, जहाँ से मालूम हुआ कि उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, जिससे उसके जिस्म का एक हिस्सा अपाहिज हो गया है। उस वक्त तक सदान के बहन भाई भी अस्पताल पहुँच चुके थे। इतने बरस बाद पुराने दोस्त को मिलने के बाद ज़ियान बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। अपने ख्यालों में घर के अंदर दाखिल हुआ था जब उसे लाउंज में सर नीचे किए बैठी ईशल नजर आई थी। ईशल, आप यहाँ क्या कर रही हो? गुड़िया, बाकी सब कहाँ हैं? उसकी तरफ आता देखो फिक्रमंदी से बोला था। भाई, मुझे मामा ने डांटा है, इतने ज़ोर का। ज़ियान को बताते हुए रोने लगी थी। क्यों गुड़िया, मामा ने आपको क्यों डांटा है? उसके पास बैठते हुए इसने पूछा था। बचपन में ही सर से बाप का साया छिन गया था, उसके बाद से ही उसने अपनी दोनों बहनों और भाई को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। ज़ियान से 3 साल छोटी यशफा तो शादी करके अपने घर में खुश थी। ईशल यशफा से 10 साल छोटी थी और इसके बाद अर्शमान था। वालिद की वफ़ात के बाद ईशल 2 साल की, जबकि अर्शमान महज कुछ माह का था। इन दोनों का हर लाड नाज उठाया था और इसने इनका नाज उठाना अपना फ़र्ज़ समझा था। मुझे
आईपैड चाहिए था। मैंने मम्मा को कहा तो उन्होंने मुझे डाँटा, तो आप मुझे कहती ना मैं आपको ला देता, आपको मम्मा से डाँट ना खानी पड़ती। इसे पछताते हुए इसने कहा था मुझे ला देंगे, तस्दीक चाहिए थी। जी गुड़िया मैं आपको ला दूँगा, मगर आप उसे ज़्यादा वक़्त इस्तेमाल नहीं करोगी और आपके ग्रेड्स उससे ख़राब नहीं होने चाहिए। ओके डन। वो खिलकर मुस्कुराई थी और ज़ैन के गाल पर प्यार करती उसके साथ लगी थी। वो भी अफ़सोसगी से मुस्कुराया था। सदान को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया था। उसके जिस्म का दायाँ हिस्सा मुकम्मल तौर पर फ़ालिज के असर में था। फिज़ियोथेरेपिस्ट ने घर ही आना था। जब तक वो अस्पताल में था, बच्चों को मीरा वो अपनी तरफ ले गई थी। वो उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने पास रखना चाहती थी, मगर ना सदान ने बच्चों को वहाँ रहने दिया, ना ही नूर अपने बाप को इस हालत में छोड़ने की रवा दवा थी। अस्पताल से घर आते उन्हें नरमीन की तरफ से खुला कर नोटिस मिल चुका था। इस वक्त सदान की बहन भाई उसके साथ कमरे में मौजूद थे और इसमें से कोई भी ना बच्चों की और ना ही सदान को संभालने की जिम्मेदारी लेने को तैयार था। भाई मेरा तो आपको पता ही है न कि बाबा का इतना काम है ही नहीं, और मेरे बच्चे खुद ही इतने शरारती हैं कि मैं तो कतई ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती। ये कहने वाली इसकी बहन थी। मेरी तरफ से भी माजरत है भाई, मेरी बीवी तो उम्मीद से है और उसकी हालत पहले ही ठीक नहीं रहती। यहाँ चक्कर लगाता रहूँगा, मगर ज़िम्मेदारी बड़ी है, मैं नहीं ले सकता। इसके छोटे भाई ने कहा था। हाँ तो तुम लोगों को अपनी भाभी का तो पता ही है, उसके घुटनों का मसला है। बच्चियाँ ना हों तो घर बिखरा पड़ा रहता है। मैं अपने काम पर जाता हूँ, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, पीछे वो तो अकेली नहीं संभाल सकती ना। यहाँ ही कोई मुलाजमा रख लेते हैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी और बच्चों की देखभाल कर ले। हम आते जाते रहेंगे। बड़े भाई ने कहा था। हाँ ठीक कह रहे हैं भाई, ऐसे ठीक रहेगा। मैं आज ही किसी मासी का इंतज़ाम करती हूँ। वैसे भी अब तो आपकी पेंशन आएगी ना, तो कम पैसों में ही कोई काम वाली ढूंढ दूँगी। 4 बच्चे हैं, आपके अखराजात बहुत हो जाएंगे ऐसे। बहन ने कहा था। हाँ ठीक है, मैं तो कहता हूँ बच्चों को भी करीब ही किसी सस्ते स्कूल में डालें, अब इतनी फ़ीसें नहीं भरी जा सकती महंगे स्कूलों की। छोटे भाई ने कहा था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। सो भाई जाकर किसी दूसरे स्कूल में बच्चों का दाखिला करवा आओ तुम भी। नया सेशन शुरू हो रहा है तो बस इधर गली वाले स्कूल में ही जाएंगी। बड़ा भाई बोला था। तुम क्या कहते हो सदान को? उसे सारे फैसले सुनाते उन्हें अब ख्याल आ ही क्या था कि कमरे में मौजूद एक और जानदार है। ठीक टूटे-फूटे अल्फाज अदा करते सिर्फ इतना ही कहा गया था, साथ ही एक आंसू आँख से निकलकर सराहने में जज़ब हो गया था। कुछ ही दिनों में इसने हर मोहब्बत करने वाले रिश्ते को बदलता देख लिया था। जब ये सासे नदामत होता था तो सबसे पहले आंखों के सामने चेहरा मीरब का आता था, जब उसने नरमीन के कहने पर उसे तलाक देकर घर से निकाला था। अगर इस आजमाइश में किसी ने इसका साथ दिया था तो वो मीरब थी। हॉस्पिटल में देखभाल हो या बच्चों का ख्याल रखना हो, उस बेज़र ने तो शामिर का भी ख्याल रखा था अपनी बच्चियों के साथ ही। एग्ज़िबिशन 3 दिन का था, मगर इनके स्टॉल पर इतना रश था कि दूसरे दिन ही स्टॉक ख़त्म होने लगा था। इमरजेंसी में ऑर्डर किया गया था। ज़ैन अपने ऑफ़िस से बाहर निकला तो उसे सामने ही शानूर नज़र आई थी। क्या हाल है दोस्त, कैसा जा रहा है एग्ज़िबिशन? उसके पास आते हुए पूछा था। ज़बरदस्त, इतना अच्छा रिस्पॉन्स कि यकीन नहीं आ रहा। फिर तो तुम्हें लाहौर वाले एग्ज़िबिशन में भी ज़रूर आना चाहिए, मशवरा दिया गया था। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। तुम बताओ कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, मुस्कुराते हुए कहा गया था। साथ-साथ चलते आगे स्टॉल्स की तरफ बढ़ गए थे। आगे क्या इरादा है तुम्हारा? शानूर को देखते पूछा था। एक्सटेंड करने का इरादा है काम को, अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी। बहुत अच्छा ख्याल है। और रामना कहाँ होती है? कुछ याद आते हुए बोला था। वो लंदन में होती है अपने मियाँ के साथ, वो उसकी शादी होगी। वो हैरान हुआ था। हाँ 4 साल पहले जब वो इंटर के इम्तिहान दे रही थी। बाकी पढ़ाई लंदन से ही कर रही है। ये तो अच्छा है। और बाबा कैसे हैं? बेहतर हैं, वो कर लेते हैं। उनका वजूद हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है ज़ैन, वरना ये दुनिया हमें नोच खाती। ठीक कह रही हो बाप, जैसा भी हो बच्चों के लिए सहारा ही होता है। आंखों में नमी छुपाता हुआ बोला था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। लॉन्च में लगे टेलीफोन पर मीरब के फ़ोन उठाते ही नूर बोली थी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी है मेरी जान? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आमना कैसी है? वो ठीक है मम्मा। आपको पता है आज वो और चाचू आए थे, खैरियत थी? वो हमारा एडमिशन गली वाले स्कूल में करवाने आए हैं और बाबा ने भी कुछ नहीं कहा। बेटा अब आपके बाबा बीमार हैं, उनके जो वो जवाब भी नहीं अब उनकी जॉब भी नहीं है, सिर्फ पेंशन है और इसमें आपके स्कूल की फ़ीस नहीं पे हो सकती। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद समझाने वाले अंदाज में बोली थी। मगर मामा वहाँ मेरे दोस्त हैं। ज़ैन को तो मैंने बताया ही नहीं हुआ, असर पेश किया गया था। मेरी जान, नए दोस्त आपके यहाँ भी बन जाएंगे। मैं आप लोगों के उस स्कूल की फ़ीस पे कर दूँगी, मगर आपके बाबा को बुरा लगेगा। और बीमार इंसान को दुख नहीं देते। आप मेरी समझदार बेटी हो ना। बहन और भाई का ख्याल रखना, अपने आप को जो भी चाहिए हो मुझे बताना। बाबा से ज़िद नहीं करना। ओके मम्मा, मैं समझ गई। आमना और शामिर का भी बहुत ख्याल रखोगी। अब तो उनकी ख्याल रखने वाली भी नहीं आएंगी। उन्होंने मुझे बताया है कि अब वो नहीं आएंगी, कोई और मुलाजिमा आएगी, वो हम सब का ख्याल रखेंगी। आपने खुद पापा और बहन का ख्याल रखना है। नूर जो आंटी आएंगी काम के लिए, वो सिर्फ काम करेंगी ना,
आप बड़ी बच्ची हो, आपने खुद अपना ख़्याल रखना है घर का, वो इसे समझाने लगी थी। रश्वा क्या ज़रूरत थी इतने महँगे तोहफ़े लेकर आने की? रश्वा अपनी माँ के साथ शॉपिंग मॉल आई हुई थी, उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए तोहफ़े लेने गई थी, मगर हर चीज़ अपनी माँ से ये जुमला सुनने को मिलता था। क्या मतलब मम्मा, मैं अपनी सास के लिए ले रही हूँ, अच्छी चीज़ ही लूँगी ना? यही तो मैं कह रही हूँ, अगर तुम्हें लेनी है तो कोई सेल से देखो, क्या ज़रूरत है ब्रांडेड चीज़ों पर पैसे ज़ाया करने की? मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ तेज़ चलें, मुझे अभी अपनी नंदों के लिए भी तोहफ़े लेने हैं, अब इसकी क्या ज़रूरत है? वो दोबारा बोली थी, ज़रूरत है मम्मा, मेरे शौहर की बहनें हैं, वो वहाँ अमेरिका में, मेरी फैमिली यही लोग हैं, और सच पूछे तो ख़ानदान के होने का एहसास तो मुझे हुआ है ही उस घर में जाकर है। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ़ नंदों और सास को बातें सुनाते और लड़ते देखा है, मगर मुझे उन लोगों के साथ रहना है जब वो सब मुझे इतना प्यार और मान दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना दूँ? मगर बेटा, अपनी बहनों और शौहरों की बहनों में फ़र्क होता है। प्लीज़ मम्मा, मैं अभी बहस के मूड में नहीं हूँ, आपने अगर मेरे साथ नहीं आना, आप ड्राइवर के साथ वापस चले जाएँ, मैं कैब बुक करवा कर आ जाऊँगी। क्या थी, वो आगे बढ़ गई थी, पीछे अदीला बेगम अपनी औलाद की पीठ घूरती हुई रह गई थी। दादी, आप अभी तक सोई नहीं? ज़ियान जो लॉन में ताज़ा हवा खाने जा रहा था, आते खुले दरवाजे से दादी को बैठा देखकर उनके जा नहीं पाया था। बेटा, नींद नहीं आ रही? तुम क्यों जाग रहे हो अभी तक? सुबह काम पर भी जाना है, मुझे नींद नहीं आ रही। उनके पास आकर वो बेड पर बैठ गया था। थके हुए लग रहे हो, उसे देखते हुए बोली थी। नहीं, बस ऐसे ही। आप बताएं, आप अपनी मेडिसिन वक्त पर ले रही हैं ना? हाँ, ले रही हूँ। 10 सालों से इन दवाइयों के आश्रय ही तो जिंदा हूँ। आंखें भीगी थी। पापा को गए 10 साल हो गए हैं दादी। मुझे तो अभी तक लगता है कि वो कोई ख्वाब था, जाना ख्वाब। हाँ, मेरा बेटा भली जवानी में ही हमें रोक देकर चला गया था। आंखें बंद करती हुई वो उसका मुस्कुराता चेहरा नज़रों के सामने आया था। आप रोई नहीं दादी, वो यकीनन बेहतर जगह पर होंगे और बहुत खुश होंगे। उनकी आवाज़ नम थी। इंशाल्लाह। आपको याद है, मेरे स्कूल में एक दोस्त होती थी, शानूर। हाँ, वो जिसके बाबा बीमार हो गए थे और उसने स्कूल छोड़ दिया था, याद करते हुए बोली थी। हाँ, वहीं। आपको पता है, उसने अपना बिजनेस शुरू किया है, और जो हसनैन ने एक एग्जीबिशन रखा था ना, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैंने उसे देखा तो मुझे कितनी खुशी हुई थी। और आपको पता है, दोनों की बातों का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, जिनकी आदत ज़ियान को अपने बाप से आई थी। रात को देर से वहाँ से दिल की बातें करना। मीर की तालीम और तरबियत का ख़्याल शाहनूर ने हमेशा से खुद रखा था। उसकी मोहब्बत और मेहनत थी, जिसके बलबूते पर 10 साला मीर एक खुद मुख्तार और हम उम्र लड़कों से तेज़ था। उसकी पढ़ाई हो या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, शाहनूर ने कभी समझौता नहीं किया था। मीर, आपके ट्यूटर आए हैं, उनसे मिल लेना। मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आप उनको अपना फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट और बाकी सब डिटेल बता देना। ओके। आप ही कहता फ़ोन बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर बेल हुई थी और एक नौजवान दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहवेज़ है। आपको मिस शानूर ने बताया होगा। मेरा उस नौजवान ने अपना तारुफ करवाया था। जी, आप ही ने बता दिया है। आप तशरीफ़ रखिए, पूरे इत्मीनान लहजे में कहता उसे सामने पड़े सोफ़े की तरफ इशारा किया था। हम कौन से सब्जेक्ट से शुरू करेंगे? मुझे मैथ्स और कंप्यूटर की क्लासेस चाहिए, बाकी सब्जेक्ट मैं खुद कर लूँगा। मगर मुझे तो मैम ने सारे सब्जेक्ट का बताया था। हाँ, मगर बाकी सब तो मैं खुद पढ़ सकता हूँ ना, और वैसे भी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इन्हीं सब्जेक्ट में है। चलो, जैसा आप कहें, हम शुरू करते हैं। ओके, आप मेरे स्टडी रूम में आ जाएँ। उसे लेता एक कमरे में दाखिल हुआ, इतना बड़ा ना था, मगर चारों तरफ बनी अलमारी कमरे के नक्श निखार रही थी। मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें शेल्फ़ों में पड़ी हुई थी। एक तरफ स्टडी टेबल बनी हुई थी, जिसके पास जाकर वो रुका और लैपटॉप ऑन किया था। शाहवीर चौंकने का पहला दिन था, इसलिए वो तैयार नहीं था। सिर्फ़ चीज़ों का तारुफ ही करवाया गया था, जिसमें से ज़्यादा के बारे में इस छोटे बच्चे को सब पता था। वो तो समझ कर आया था कोई ख़ास खामोश तबीयत सीधा-साधा बच्चा होगा, मगर ये बिल्कुल मुख्तलिफ था। चाचू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? बाबा को आज नहलाना है। क्या करूँ? मोबाइल पर फ़ोन मिलाती बड़ी लड़की ने कहा था। आप ही, मुझे लगता है चाचू लाहौर चले गए हैं, वो बाबा को बता रहे थे। छोटी लड़की ने कहा था। हाँ, शायद। अब क्या करें आमना? परेशानी से दूसरी लड़की को कहा था। पता नहीं, सदान को बिस्तर से लगे 5 साल होने को थे। गुजर बसर पेंशन से हो रहा था। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई और उसके इलाज के साथ मुलाजमा रखना अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। नूर अब 11वीं जमात में थी और रामना 9वीं। दोनों ने ही घर और बाबा की देखभाल अपने कंधों पर उठा रखी थी। सदान का छोटा भाई आकर उसे बात लेने में मदद करता था। बाकी दोनों बहन भाई कभी कभार ही आया करते थे। अच्छा, तुम पानी निकालो, मैं बाबा को लेकर आती हूँ। मगर आप कैसे? परेशानी से बोली थी। कोई दूसरा ऑप्शन है? आंखों में नमी थी। अच्छा, मैं निकालती हूँ पानी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सदान को व्हीलचेयर पर बिठाकर लाइट बंद करके उन दोनों लड़कियों ने अपने बाप को वाद दिलाया था। इतनी सी उम्र में बहुत सी ऐसी चीज़ें कुदरत उनसे करवा चुकी थी कि अब
तो उन्होंने अफसरदा होना छोड़ दिया था। आजमाइश थी कि गुजर जाएगी। इन 5 सालों में सदान की हालत काफ़ी हद तक संभल गई थी। वो बेड पर बैठ सकता था, व्हीलचेयर खुद चला सकता था, बात भी काफ़ी हद तक ठीक कर लेता था। डॉक्टर्स का कहना था कि एक्सरसाइज और इलाज से अगर ऐसे ही बेहतरी आती रही तो बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अर्शमान कहाँ हैं? दिला भी सो कर उठी थी कि अर्शमान का उसकी नैनी से पूछा था। वो बड़ी बेगम साहिबा के पास, अच्छा उसे लेकर आओ मेरी तरफ के कहती किचन में दाखिल खड़ी मुलाजमा को अपने नाश्ता बनाने का कहने के लिए जाने लगी थी। बेगम साहिबा, अर्शमान बाबू तैयारी कर रहे हैं। वो क्यों तैयार कर रही हैं? उसकी माँ मैं हूँ ये या वो? गुस्से से कहती हुई उनके कमरे की तरफ चलती थी। आप क्या कर रही हैं? ये अर्शमान को उसके हाथ से चिपकते हुए बोली थी। बेटा रो रहा था बच्चा, इसको तैयार कर रही हूँ। धीमे से लहजे में बोली थी, क्यों? मैं मर गई हूँ, जो आपको ज़रूरत पड़ी है मेरे बच्चे से दूर रहें, समझी? बेटा आपके आगे पीछे घूमता घूमता है, ये कम है? चलाई थी शोर सुनते बिलाल कमरे में आ चुका था। दिला, ये तुम मेरी माँ से किस लहजे में बात कर रही हो? होश दिलाना चाहा था। क्या गलत कहा है मैंने? तुम्हारी नज़र में मेरे बच्चों की कोई कदर है? जब भी शहर से आते हो माँ के साथ चिपके बैठे रहते हो। वो चिल्लाई थी, एक लफ्ज़ ना निकालना मेरी माँ के लिए। माफ़ी मांगो इनसे। जब से कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं? उन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ़ किया होगा, तभी तो तुम अपने बच्चों से उनकी माँ से ऐसे बात करते हो। आवाज़ अनूस ऊँची थी। इनफ अदीला, तुम मेरी माँ पर मज़ीद इल्ज़ाम नहीं लगाओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी आवाज़ पर जैन और रेशफा भी इधर आ गए थे। क्यों, सच बुरा लग रहा है? अरे इन्हें तो आग लगी हुई है जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है। जलते हैं सब मुझसे। बस एक और लफ्ज़ नहीं, मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ना लो अदीला। ये ना हो मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि बाद में पछताना पड़े। अभी बात अदालत में थी जब बिलाल चलाया था। हूँ आए बड़े कहते कमरे से निकल गई थी। पीछे वो माँ के पास आकर बैठ गया था, जो हर चीज़ की मालकिन होते हुए भी इस मगरूर औरत के सामने चुप रहती थी। अब आपने दवाई ले ली है? मीरब अपने वालिद के पास आती हुई इनसे बोली, जिनका कमज़ोर जिस्म बेड पर लेटा हुआ था। हाँ ले ली है, बरीहा ने दे दी थी। कांसते हुए बोले थे। तुम परेशान हो? उसे खामोश देखकर वो बोली थी, नहीं बच्चों के बारे में सोच रही थी। मुश्किल पढ़ाई है और घर की जिम्मेदारी इन छोटी छोटी लड़कियों पर है। मेरा बस नहीं चलता, मैं अपनी लात के नसीब से कांटे चुन लूँ। उस उदासी से बोली थी, तुम बात करो ना नूर से, इधर आ जाए हमारे पास। भाई कभी नहीं रहने देंगे उन्हें यहाँ, ये मेरा घर है। मेरा पर तुम्हारे भाइयों की मलकियत नहीं है अभी। ये आपकी बात ठीक है अब्बा, पर इस घर पर भाई और उनके बच्चों का हक है। मैं कभी उसे नहीं खाऊंगी। मैं सोच रही हूँ अलग अपार्टमेंट ले लूँ, मगर सदान कभी नहीं भेजेगा बच्चियों को। समझ नहीं आ रही मुझे कैसा इम्तिहान लिया है कुदरत ने हमारा। तुम परेशान ना हो मेरी बच्ची, अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेगा, समझाते हुए बोले थे। इंशाल्लाह। अच्छा आप आराम करें, मैं नूर को फ़ोन कर लूँ। कैसी हूँ मेरी जान? आमना नापी कैसी हैं? हम ठीक है मम्मा। आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब बरीहा बता रही थी आप कॉलेज नहीं गई आज। अच्छा वो आपको मेरी रिपोर्टिंग करती है? हंसते हुए कहा था। बाबा का डॉक्टर के साथ अपार्टमेंट था, उससे उनके साथ जाना था। तो चाचू नहीं थे आपके? नहीं, वो किसी काम के सिलसिले में लाहौर गए हैं, इसलिए मैं चली गई थी। इतना मसला तो नहीं था। अच्छा मम्मा आपको किसी एकेडमी का पता है जहाँ सेकंड टाइम ट्यूशन क्लास होती हो? हाँ 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 एक है तो मेरी दोस्त का। तुम क्यों पूछ रही हो? मैं सोच रही थी कि सेकंड टाइम जाकर ट्यूशन पढ़ा लूँ, कॉलेज का खर्चा निकल आएगा। मगर बेटा कॉलेज और घर के साथ कैसे पढ़ाई करोगी? इसकी आप टेंशन ना लें, मैं नाबी और शामिर को भी तो पढ़ाती हूँ ना। उन्हें आमना पढ़ा लेगी और उस वक्त मैं एकेडमी चली जाया करूँगी। मगर बेटा पढ़ाई का खर्चा मैं दे सकती हूँ ना। क्यों एक और ज़िम्मेदारी लेना चाहती है? मम्मा आप पहले ही बहुत कुछ कर रही हैं हमारे लिए। मैंने कहा था ना मुझे कोई मसला नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। अच्छा मैं बात करती हूँ। फिर हार मानते हुए उन्होंने कहा था, बरीहा मैं तो कहती हूँ हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं उस लिमिट तक इसका स्टॉक बना लेते हैं, ना कम ना पड़ जाए। हाँ मेरा भी यही ख्याल है, पर अगर अच्छा रिस्पांस ना आया तो ज़ाया हो जाएगा ना। सब खदशा ज़ाहिर किया था। अरे नहीं हम बाद में सेल कर लेंगे ना, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया था। कहाँ चलेगी? उसे चीज़ें समेटते देखी बरीहा बोली थी, ज़ियान आया है बाहर, उसके साथ ही जा रही हूँ। कर तुम लोगों के बीच कुछ चल रहा है? उसे मशकूक नज़रों से देखती हुई बोली थी, नहीं हो बाबा, नहीं हो। वो बाबा से मिलने जा रहा है तो रास्ते में हमारा ऑफिस आता है, इसलिए मुझे भी पिक कर रहा है। आम से लहजे में वो बोली थी, नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। लड़का अच्छा है, एक दूसरे को पुराना जानते हो, अगर कोई सीन ऑन होता भी है तो कोई मसला नहीं है। सरसरी अंदाज में बोली थी, तुम अपने तजर्बे अपने पास रखो। उसे घूरती हुए ऑफिस से बाहर निकल गई थी, मगर होंठों पर मुस्कुराहट रेंग रही थी। अदीला से उस बहस के बाद बिलाल ने उसे मुखातिब नहीं किया था। सुबह जल्दी ही उन्हें हवेली से निकलना था, इस्लामाबाद में कोई मीटिंग थी। अम्मा शगुफ्ता बेगम के कमरे में दाखिल होते आस्ता से पुकारा गया। हम वो बोली शायद कुछ कच्ची नींद में थी। मैं नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। उन्हें बताया था नाश्ता कर लिया है? उठते बोली थी, नहीं होटल में ही कर लूँगा, अभी दिल नहीं है, चलो अल्लाह के हवाले। पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना। ठीक है। उन्हें मिलते कमरे से निकल गया। पीछे बैठी इसकी माँ का दिल किसी अनजाने खौफ की वजह से घबरा रहा था। वो इसे रोकना चाहती थी मगर कुछ कह नहीं सकी। पक्की खबर है कि वो आज से जल्दी निकलेगा। गली के कोने में खड़े शख्स ने फ़ोन पर किसी से पूछा था। हाँ पक्की खबर है, तुम नज़र रखना आज वो निकल ना पाए। दूसरे शख्स ने कहा था, एक गाड़ी गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। गाड़ी के उसके पास से गुजरते
कुछ सेकंड बाद ही वो बाहर निकला और गाड़ी को देखने लगा। साथ ही फ़ोन पर चलती कॉल को देखा था। गली नंबर 1 में मिलेगा वो तुम्हें। गाड़ी के मोड़ मुड़ते ही दूसरे शख्स ने इतला दी थी, तुम्हारे पास सिर्फ 50 सेकंड है, गोली ऐसी जगह लगनी चाहिए कि वो बच ना सके। इस शख्स ने नहायत कमीनगी से कहा था, फिक्र न करो बॉस, ठीक फायर के 15 सेकंड बाद मैं तुम्हें गाड़ी में मिलूंगा। रॉजर बॉस, दूसरे शख्स ने कहा। कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। हाँ यार, निकल आया हूँ घर से, तुम फिक्र ना करो, मीटिंग से पहले ही पहुँच जाऊँगा। जो आज उसके वालिद के वक्त से इसके साथ काम कर रहा था, वो इनका मैनेजर था, फ़ोन पर बिलाल के आने का पूछ रहा था। हाँ ठीक है, मैं भी घर से निकलता हूँ, तुम्हारे आने से पहले सारी तैयारी मुकम्मल होगी। शुक्रिया जवाद। अभी वो बात आदमी था जब मोड़ काटती सामने एक शख्स चादर से मुँह लिपटे खड़ा था। इससे पहले कि बिलाल गौर करता, गोली शीशा चीरती इसके सीने के पार हुई थी। बिलाल, ये कैसी आवाज़ है? तो मैं ठीक हूँ, बिलाल बोला। कुछ फ़ोन उसके हाथ से गिर चुका था मगर बिलाल कॉल जारी थे। जवाब मुसलसल से बोल आ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अटकते हुए कलमा अदा किया। साथ ही इस अटकती हुई सांस निकल गई थी। जवाब वहाँ बैठे बस इतना चलाता रहा था, पुकारता रहा था। होश में आती हवेली के मुलाजिम को फ़ोन मिला। कहाँ है बाबा आप? छोड़ते ही कहा गया था, हवेली में। आप घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक है? नहीं बाबा, बिलाल को गोली लग गई है, आप प्लीज़ मुलाज़मिन को लेकर जाएँ, वहाँ घर के करीब ही होगा। ये कैसे हो सकता है साहब? तो अभी घर से अभी निकले हैं मेरे सामने। नहीं मुझे पता है, मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, मुझे गोली की आवाज़ आई है, वो करीब ही होगा, आप निकले जल्दी। वो रो देने को था। बिलाल की गाड़ी ने घर से आगे मेन रोड की सड़क पर ही दिखाई देती थी, जिसमें वो मुर्दा हालत में पाया गया था। इस जवान मौत ने न सिर्फ घर और ख़ानदान के हर फ़र्द को झंझोड़ा था, मगर बल्कि जनाजे और मैयत पर हज़ारों लोगों ने शिरकत की। ज़्यादा लोग उन लोगों की थी तादाद उन लोगों की थी जिनका घर इस भले मांस की वजह से चलता था। शगुफ्ता बेगम बिल्कुल ही निडाल बैठी बेटे को मुर्दा हालत में देख रही थी। ज़ैन और यशफा को तो समझ नहीं आ रही थी, मगर इशल और समान तो बस बाप को सोया समझकर जगाने की कोशिश कर रहे थे। पापा क्यों नहीं उठ रहे था? तो ईशा ने शगुफ्ता बेगम को लाते हुए कहा था, वो हमें छोड़ कर चले गए हैं गुड़िया। ज़ैन ने उसे खुद से लगाते हुए कहा था, क्यों भाई, उन्होंने तो कहा था वो मेरे लिए डॉल लाएंगे, तो वो खुद क्यों चले गए हैं? मासूम बच्ची ने हैरानगी से पूछा। उनके लिए ये नया था, सब कुछ नया था, सब इतने लोगों का जमा होना, रोना, उसके बाप कैसे चुप होकर आंखें बंद करके लेटे रहना। वो अब नहीं ला सकते डोला, वो कभी नहीं आएंगे वापिस। वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। उसे समझाते हुए आंसू रवा दवाते जनाजा लेकर जाया गया। हर आंख अश्क पार थी। दादी को तो जैसे चुप ही लग गई थी। उनके बुढ़ापे का सहारा अब नहीं रहा था, सब्र किसी सूरत में नहीं आ रहा था। शामिर 5 साल का हो गया था, उसे किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा था, इसलिए नूर खुद इसे पढ़ाती थी। वो एक ज़हीन बच्चा था। जब तक बहनें कॉलेज और स्कूल चली जाती तो वो सदान के साथ बैठा रोज़ नई चीज़ें दरियाफ्त करता था। उसके साथ सदान का दिन भी अच्छा गुजर जाता था। अभी भी दोनों लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे थे। बाबा, ये बच्चा क्या कर रहा है? चैनल मैं किसी मूवी का एक मंजर चल रहा था जहाँ एक बच्चा खातून से बैग लेकर भागा था। उसने चोरी की है। बेटा, वो क्या होता है बाबा? जब आप किसी दूसरे की चीज़ उसकी बगैर इजाज़त छुपा कर ये ऐसे छीन कर लेकर जाते हैं। मैं भी तो आप ही का फ़ोन यूज़ करता हूँ ना। वो तो आपको आप ही खुद देकर जाती हैं ना। हाँ, मैं पूछे बगैर नहीं लेता। आप ही ने मुझे बताया था कि ऐसे आग में डालते हैं अल्लाह ने। जी बेटा, ऐसे तो करोगे तो गुनाह मिलता है, और फिर आग में तो डालते हैं अल्लाह ताला। मैंने नाभी के चिप्स खाए थे तो अल्लाह जी मुझे भी आग में डालेंगे? नहीं, आप अगर नाभी से सॉरी कर लो तो अल्लाह जी नहीं डालेंगे। अच्छा बस अब उठो और अपनी बुक्स लेकर आओ। ओके, कहते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ गया था। अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दे, अपनी तरफ से मुँह पर हाथ रखकर धीमे लहजे में कहा था, मगर आवाज़ सदान को आ गई थी। वो दिल ही दिल में नूर का शुक्रगुज़ार था, जिसने इस बच्चे की परवरिश ऐसे की थी कि वो एक अच्छा इंसान और बहुत सो से अच्छा था। कहाँ है हमारा प्रिंस? ज़यान अपने कमरे से निकला जब उसे यशवा लॉन में बैठी नजर आई थी। अभी सोया है भाई, तुम भी सो जाती, कल का दिन थका देने वाला होगा, लंबी फ़्लाइट है। हाँ, थोड़ी देर सोती हूँ, अभी अपने मुल्क और घर में आखिरी रात इस हवा को महसूस कर लूँ। नम आवाज़ में कहा गया था। तुम खुश होना यशवा? जी भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे बाबा की बहुत याद आती है। थोड़ी देर बाद आस्था बात में बोली थी, उनकी याद तो हमारे दिलों में हमेशा रहेगी यशवा। हम तो बड़े हैं, उनके साथ कुछ यादें तो हैं ना, धुंधली सी ही सही, मगर उनका मुस्कुराता चेहरा तो नज़र तो आता है ना। ईशल और मान को देखो, जिन्होंने होश संभाला तो बाप को नहीं देखा था। जी भाई, आप ठीक कह रहे हैं। और आप मामा, प्लीज़ मामा को समझाएं, दादी पहले ही बीमार रहती हैं, उनसे बहस ना किया करें, उन्हें बाबा नहीं समझा सके, मेरी कहाँ सुनेंगी वो, मगर मैं दादी का ख्याल रख सकता हूँ। दादों के साथ बैठा करें, रोज़ वो आपकी राह तकती रहती हैं जब आप देर से आते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? उसे खुद को गौर से देखता पाकर पूछा था। देख रहा हूँ मेरी छोटी बहन कितनी बड़ी हो गई है, वक्त कर
वक्त कर देता है नम, आंखों से मुस्कुराई थी। यशफा को एयरपोर्ट से छोड़ने के बाद वो अब ऑफिस में बैठा फाइल देख रहा था। साथ ही हसनैन ने हल्की फुल्की बातें शुरू की थी। ये जो बरिया है शाहनूर की पार्टनर, ये भी तो तुम्हारे साथ पढ़ती थी ना? सिर्फ सा अंदाज था। नहीं यार, वो उसकी कज़न है, मामू की बेटी। क्यों पूछ रहे हो तुम? बस ऐसे ही। वो इंगेज तो नहीं है ना? उसके सवाल पर ज़िया ने आंखें उठाकर से देखा था। ऐसे ही पूछ रहा था। उसकी गोली पर नर्वस होते हुए जल्दी से सफाई दी थी। अच्छी लड़की है। ज़िया ने सिर्फ इतना कहा। कौन अनजान बना? तुम जानते हो मैं किसका कह रहा हूँ। अगर सीरियस हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ऑफ़र दी गई थी, मैं तो सीरियस ही हूँ। माने था अपना। तुमने ट्राई किया है? नहीं, पागल हूँ मैं। कुछ मुँह पर ही ना दे मारे, इतनी जलाद नहीं है। चलो मैं शाहनूर से बोलूँगा, वो बात करेगी उससे। जी नवाज़िश होगी आपकी। सर को कम देते हसनैन ने कहा था। सोम के बाद दुआ के लिए आने वाले लोगों का रश कम हो गया था। बिलाल की बहनें और दीला के भाइयों की फैमिली सब अपने अपने घरों वापस जाने की तैयारी में थी। जो कुछ हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इधर रहना चाहिए। मैं कम से कम अपनी औलाद को यहाँ नहीं रहने दे सकती। सब लॉन्च में बैठे जा। पर दीला ने कहा था, क्या मतलब? तो कहाँ जाओगी तुम? उसकी भाभी फ़ौरन बोली थी, इस्लामाबाद में जो घर है बिलाल का, वहाँ कम ही लोग उस जगह का पता जानते हैं। हमारे लिए वो एक महफूज ठिकाना है। मगर दिला, यहाँ सब हैं, करीब में ही ख़ानदान भर के लोग हैं। तुम लोग इतना दूर कैसे रहोगे? अभी तो जहन भी छोटा है। नंद ने कहा था, बेटा छोटा हो या बड़ा, उसके होने का एहसास ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मेरा जहन तो 1 साल बाद 18 का हो जाएगा। छोटा नहीं है वो फ़ौरन बोली थी। ये सब बातें ठीक कह रही हो तुम। मेरी बहन मगर सारी ज़िंदगी इधर रही हैं। बच्चे तो मम्मा अलग माहौल में यूँ अचानक कैसे एडजस्ट होंगे? भाई ने कहा, हो जाएंगे हम भाई। और वैसे भी वहाँ का कारोबार है बिलाल का। कितना मेहनत से अंकल और बिलाल ने उसे खड़ा किया है। वो सब छोड़कर हम नहीं रह सकते यहाँ। जवाद भाई से बात करें और उधर हमारे रहने का बंदोबस्त करें बस। कहती वो उठ कर चली गई। कुछ ही दिनों में वो लोग अपना सब कुछ समेट कर आबाई इलाके को खैराबाद कहते मारगला की पहाड़ियों में बसेरा कर चुके थे। ज़ैन के ओ लेवल के इम्तिहान ख़त्म न हुए अभी 2 दिन ही हुए थे। अभी तक कारोबार में मामलात जवाद ही देख रहा था। वो एक काबिल एतमाद दोस्त था उनका, इसलिए सब कुछ सब मुतमिन थे। ज़ैन ने दरवाज़ा खोलते ही अदीला अंधेरे में डूबे कमरे में दाखिल होती आवाज़ दी थी। जी मम्मा, कोई काम था? बल्ब लगाते ही कमरा रोशनी में नहा गया था। ऐसे क्यों बैठे रहते हो मेरी जान? ने उसके पास बेड पर बैठते हुए कहा था। बिलाल की वफ़ात के बाद यशफा और ज़ैन गैर मामूली तौर पर खामोश हो गए थे। काम हो तो कमरे से बाहर निकलते थे, वरना गुमसुम बैठे रहते थे। कुछ नहीं, ऐसे ही मुस्कुरा कर कहा गया था, बेटा तुम्हारा बाप मरा है, अभी हम तो ज़िंदा हैं ना। अपनी दादी को देखो क्या हाल हो गया है उनका। फूफियाँ तो तुम्हारी जो गई हैं वापस मुँह नहीं दिखाया। अब तुम इन्हें संभालना है ना इन्हें। हम सबको उसको गौर से देखती समझा रही थी। फूफो को बुला लेना यहाँ, अगर दादी नहीं ठीक तो। वो अपना घर संभालेंगी ना, हमें अपने घर के मसले खुद हल करने होंगे। जाओ जाकर बैठो अपने बहनों के पास, दादी से कुछ गपशप लगाओ। मेरे उनके साथ ताल्लुकात जैसे भी हों, मगर तुम्हारे वो बाप की माँ है। अच्छा ठीक है, वो आस्ता आवाज़ में बोली थी। अच्छा एक और बात भी करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाप का ऑफिस ज्वाइन करो। कल भी ये सब तुम्हें ही देखना है, तो आज क्यों नहीं? लेकिन मामा मैं कैसे? मुझे कुछ नहीं पता इन चीज़ों का बेटा। सिखाया तो कोई नहीं आता ना, सब सीखते हैं वक्त के साथ साथ। और वैसे भी जब से बिलाल फोत हुए हैं, सारे ख़ानदान की नज़रें उनके कारोबार पर हैं। तो मगर छोड़ो और ऑफिस ज्वाइन कर दो। जवाद भाई तुम्हें सब समझा देंगे। तुम्हारे पापा के अच्छे दोस्त हैं वो। कि मैं अपनी दादी को देख लूँ, कहता वो उठ कर चला गया था। पीछे दिला दादी के लिए उसके तरफ पर मुँह बना कर आ गई थी, मगर ज़ुबान से कुछ ना कह सकी। मीरा की दोस्त की अकेडमी में उसकी अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल गई थी। ओके पापा, मैंने खाना फ्रिज में रख दिया है, आप दोनों खा लीजिएगा। मैं कॉलेज जाऊँगी या कॉलेज से ही अकेडमी चली जाऊँगी। उजलत में इनके कमरे में दाखिल होते हुए नूर ने कहा था, बेटा इसकी क्या ज़रूरत है? पेंशन है ना मेरी, तुम क्यों खुद पर और बोझ डाल रही हो? ज़दान तरफ किया था बाबा, मेरा ऐसे पढ़ाने से मुझ पर कोई बोझ नहीं पड़ा और मैं अपनी खुशी से पढ़ा रही हूँ। आप प्लीज़ टेंशन ना लें, दवाई वक्त पर खा लीजिएगा। ओके चैंपियन। अल्लाह हाफिज़। जाते हुए शामिर को कहते हुए बाहर निकल गई थी। पीछे ज़दान सिर्फ अफसोस करता रह गया। जिस उम्र में लड़कियां माँ बाप से अपने नाज उठाती हैं, उस उम्र में इसने कितनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर डाल दी थी। कॉलेज से फारिग होते वो अकेडमी आ गई थी। मैं ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाते इजाज़त तरफ की थी। आइए प्लीज़। मीरा ने बताया मुझे आपके आने का। कैसी हो? अपना ये से पूछा क्या था? अल्लाह का शुक्र है मैम। आंटी कहो, मेरी दोस्त की बेटी हो यार। तो मैं हंस कर कहा था ओके आंटी। उसने भी मुस्कुरा कर कहा, अच्छा मुझे मैट्रिक के लिए टीचर की ज़रूरत थी। तो बताओ कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं? मुझे किसी भी सब्जेक्ट से मसला नहीं है, पर मैं प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, तो मैथ और फिज़िक्स से ज़्यादा ठीक रहेगा। पूरे एतमाद लहजे में बोला था। डैट्स ग्रेट। और मैं तुम्हें क्लास से मिलवाती हूँ। आज इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कल प्रॉपर क्लासेस। उठते हुए उन्होंने कहा था ओके ठीक है। उसने भी पैरवी की थी। शाम को थकी हारी जब घर पहुंची तो लाउंज से आती आवाज़ों ने उसे मतवजा किया। सीधा अंदर जाने की बजाय किचन के रास्ते आई थी। कौन आया हुआ है? आमना किचन में मौजूद आमना से पूछा। ताया और ताई अम्मी आए हैं, अपने मेहमानों के साथ हैं। क्यों हैरान होती? ऐसा पहले तो नहीं हुआ था। आपका रिश्ता लाए हैं किसी रिश्तेदार के लिए। मुझे इतनी ही आवाज़ आई थी, फिर पापा ने मुझे भेज दिया। क्या मतलब? पागल तो नहीं होगी? वो उससे गुस्सा आ
रहा था। अच्छा मुझे 2 चाय बन गई है तो मैं लेकर जाती हूँ। आमना के हाथ से चाय की केतली लेते हुए वो ट्राली के सीट अंदर ले गई थी। अस्सलाम वालेकुम में इज्तिमाई सलाम किया गया। वालेकुम सलाम, आ गई बेटा? ताई अम्मी ने खिलाफ़े मामूल प्यार से पूछा। वैसे तो वो कतराती ही रहती थी जी मुस्कुरा कर कहा और चाय सर्व की थी। हाँ हमारे साथ बैठो। अजनबी ख़वातीन में से एक ने कहा तो उसने उनके साथ आई पक्की उम्र के नौजवान को सरता पैर घूर कर देखा, उनके साथ जाकर बैठ गई थी। क्या करती हो आप? समोसे से भरे मुंह के साथ एक खातून ने पूछा था। सेकंड ईयर की स्टूडेंट हो, साथ अकेडमी में पढ़ाती हूँ। बात करते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट साफ वाज़ेह थी। तुमने पढ़ाना कब शुरू किया? ताया फ़ौरन बोले थे। आज पहला दिन था। अच्छा तो फिर आखिरी दिन भी आज ही था। तुम्हारे पेपर्स के फ़ौरन बाद ही शादी की तारीख रखेंगे तो तैयारी करना क्या ज़रूरत है जाकर पढ़ाने की और थकने की। मेरी शादी मेरे इल्म में लाए बगैर तय भी हो गई। ईमान से अपने बाप को देखा था तो इतना अच्छा रिश्ता है ना करने का जवाब ही नहीं है। जवाब सदान की बजाय उसके भाई ने दिया था। पापा ने दोबारा पुकारा। नहीं बेटा मैंने इन्हें अभी हाँ नहीं किया। लड़का है, ये इसकी अम्मी और ये इसकी बहन, तुम खुद देख लो। अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक, वरना दांस्ता बात दूरी छोड़ी। नूर के कंधों से जैसे बोझ हल्का हुआ था। कौन लड़का? हैरानगी से इधर उधर देखा था। ये सामने ही तो अपनी दुकान है। उसकी बीवी शादी के कुछ महीने बाद ही फौत हो गई थी। मेरे ख़ानदान से है, बड़े मांस का लड़का है। ताई अम्मी ने जवाब दिया था। ताई जान बहुत अदब से एक बात पूछनी है आपसे। लहजा एक हद तक पुरसकून रखती 7 साला लड़की ने कहा था। खाने में मसरूफ़ ताई ने कहा था। जब रिश्ता इतना ही अच्छा है तो आपने अपनी बेटी को छोड़कर ये एहसान मुझ पर करने का क्यों सोचा? आवाज़ धीमी थी मगर लहजा बोल रहा था। किस लहजे में बात करी तुम अपनी ताई से? ताया भड़के थे। आपको ये नज़र आ रहा है कि मैं किस लहजे में बात कर रही हूँ? ये नज़र नहीं आ रहा कि ताई जान ने मुझसे दोगुनी उम्र के नौजवान का मेरे लिए रिश्ता लाया है? आवाज़ धीमी रखने की कोशिश नहीं की गई थी। साथ बैठी ख़वातीन ने इस लबू लहजे पर तेवरी चलाते हुए पीछे को खिसकी थी। क्या कमी है इस रिश्ते में? अच्छा खाओगी, ऐश करोगी, यूँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ताई अम्मी अपनी बात पर डटी थी। ठीक कह रही हैं आप। तो बात यह है कि मैं ऐसे किसी एहसान लेने से बाज रही। रिश्ता आप अपनी जान से प्यारी बेटी से तय कर दें, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आप लोगों ने चाय पी ली है? पहली बात ताई को कहती इन मेहमानों से बोल रही थी, उन्होंने साड़ी ला दिया था। ओके तो आप लोग आए। खुशी तो नहीं हुई मगर मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं इसलिए कुछ कह नहीं सकती। हाँ आइंदा इस एड्रेस पर भूले से भी नहीं आना। आपके जाने से खुशी होगी, मुस्कुराकर कहती ने पहलू बदलने पर मजबूर कर गई थी। सदान तुम देख रहे हो अपनी औलाद को जैसे बात करने की तमीज़ तक भूल गई हैं। उसके भाई ने पुकारा था। ठीक कह रही है नूर, कोई जोड़ नहीं बनता मेरी बेटी का इस आपके लाए हुए नौजवान से। पुरसुकून मुस्कुराहट से जवाब आया था। देख लेना ये लड़की कोई गुल खिलाएगी। गुस्से से कहते हुए बाहर निकल गए थे। पीछे बाकी सब बारी पर खामोशी से निकल गए थे। आमना मीर आ जाओ, चाय पियो। बातों में मेहमानों को ज़्यादा खाने का मौका नहीं मिला, ऐसे ही चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। नूर ऐसे थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिलाल के कत्ल के महीने से ऊपर हो चुका था मगर असल कातिल का पता न चल सका। सीसीटीवी कैमरा से जो शख्स गोली मारते हुए नजर आया वो एक पेशा वराना कातिल था मगर अभी तक उसका भी कुछ पता नहीं चला था। अंकल इतने दिन हो गए हैं, पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा? कातिल जैन ऑफिस में बैठे जवाब से बोला था। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है ना बेटा, और वैसे भी वहाँ केस को फॉलो करने के लिए कोई नहीं है। समझाना चाहा था। वहाँ मामू है, पुप्पा है मेरे, वो देख रहे हैं ना तफ्तीश। जवाब ने समझते हुए कहा था। देखो जैन, वो सब लोग तुम्हारे सामने कह रहे हैं कि हमने थाने जा रहे हैं, पुलिस से ताउन कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। मैं जब भी पता करता हूँ मालूम होता है कि हफ्तों से कोई नहीं आया। मेरा मकसद तुम्हें उनसे बदगुमान करना नहीं है। सबकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी तरजीहात हैं, इन्हें ना ब्लेम करो, खुद से काम करना शुरू करो। बिलाल के कातिल को पुलिस आज नहीं तो कल पकड़ ही लेगी और मास्टर माइंड का भी मालूम हो ही जाएगा। मगर ये सोचा है तुमने जिस इंसान ने रोशनी में बिलाल जैसे जाने माने इंसान को कत्ल कर दिया वो तुम लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस्लामाबाद मुंतकिल होने का फैसला अच्छा था भाभी का। अब तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, हिम्मत भी कर लो और अपने बहन भाई दादा दादी अम्मा को प्रोटेक्ट करो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जी अंकल, मुझे काम सिखा दे, मैं देख लूँगा। आज़म से कहा गया था। वक्त गुजरता गया और इन सब की ज़िंदगी की गाड़ी भी अपनी रफ्तार से सफ़र करती रही थी। जैन ने अपने बाप और दादा का कारोबार संभाल रखा था। बिलाल को कत्ल करने वाला शख्स एक दो और कत्ल के इल्ज़ामात समेत इसके कत्ल में गिरफ्तार हो चुका था मगर असली कातिल का नाम अपनी ज़बान पर नहीं लाया था। नापी 7वीं जमात में प्रमोट हुई थी जबकि आमना ने मैट्रिक पास करके कॉलेज में दाखिला ले लिया था और नूर ने सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई किया था। शामिर 10 साल का हो गया था मगर उसकी स्कूलिंग तीनों बहनों और वालिद कर रहे थे। उसे दुनिया से बिल्कुल ही छुपा कर भी नहीं रखा गया था बल्कि बाहर खेलने, शॉपिंग और घूमने लेकर जाया कर जाता था और ना ही इसे उन लोगों में रहने दिया जाता था जो उसकी ज़ात की नफ़ी करें, बल्कि मुकम्मल इत्मीनान फराहम किया गया था। उनके ताया चचा से ताल्लुकात रिश्ते से इनकार के बाद से ही ख़त्म हो गए थे।
मीरब के वालिद का इंतकाल हो गया था। भाइयों के बुरे रवैये का असर नाभी पर ना पड़े, इसलिए उसे नूर की तरफ ही छोड़ दिया था। हाँ, फ़ोन पर रोज़ ही बात होती थी, मुलाकात भी हुआ करती थी। आजकल मीरब को कुछ कमज़ोरी महसूस हो रही थी और तबीयत ख़राब रहती थी। डॉक्टर्स ने जिस बात का शक ज़ाहिर किया था, इसके सच होने का सोच के इसका दिल डर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? टेस्ट की रिपोर्ट को वीरान नज़र से देखते मीरब ने खुद को कहते सुना था, हौसला रखो मीरब, अभी इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। अगर अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसकी कोलीग ने कहा था, जिसके कहने पर इसने टेस्ट करवाए थे। पिछले कुछ दिनों से इसे सांस लेने में, खाना निगलने में, सोने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही थकावट और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। पहले तो वालिद की बीमारी, फिर वफ़ात में उससे महसूस ना हुआ। अब एक कोलीग के खदशा ज़ाहिर करने पर टेस्ट करवाए तो कैंसर का पता चला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे अपने दुख का इजहार कर अपनी तकलीफ बताए। थके-थके कदमों से के साथ ही क्लिनिक से निकल कर डॉक्टर के साइड रूम में आ गई थी। बहन उसकी कोई नहीं थी जिसे चीख कर अपनी तकलीफ बताती। भाई पहले ही इसे नाला थे, शौहर उसका साथ नहीं था, एक दोस्त भी करीबी, वो भी शादी करके दूसरे देश चली गई थी। वक्त मुख्तलिफ होने की वजह से गुर्बत इतनी नहीं रही। एक उसकी औलाद ही थी जिससे वो बात कर सकती थी। एक लम्हे को दिल कहा कि नूर को बताते, तो आँख ने कहा कि वो बच्ची को और परेशान करती हो। पहले ही उसने बहुत कुछ दूसरों के नसीब का सहा है, मगर दिल की बात मानते रिपोर्ट्स की तस्वीर लेती नूर के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी थी और आंखें मूंद कर सोफ़े की पूछ से टेक लगा ली। मामा का मैसेज। नूर जो भी क्लास के लेकर ऑफिस से आई थी। मैसेज रिंगटोन पर चौंकी। रिपोर्ट्स को पहले तो नासमझ से देखती रही, फिर कुछ समझने लगी। बाकी की मदद गूगल से लेने के बाद जब बात पूरी समझ में आई तो उसका दिल चाहा कि वो भी अकेली होती और दाड़े मार कर रोती। किस्मत ने एक और इम्तिहान तैयार कर लिया था। अभी तो सदान सेहत याब हुए थे। हिम्मत करती मीरब को फ़ोन मिलाते अकेडमी से निकल गई थी। उसकी और क्लास नहीं थी। कैसी यहाँ पर आवाज़ नम थी। जिंदा हूँ, थकी हुई हूँ जैसे। अभी बात ऐसी बातें ना करें मामा प्लीज़, आप ठीक हो जाएंगी। उसको हिम्मत देती ये खुद को तसल्ली वाजा नहीं थी। हाँ, दुआ करो बस, इतना कहा गया। डॉक्टर क्या कहती हैं? मतलब उम्मीद के अब भी ज़्यादा नहीं फैला हुआ, इलाज किया जा सकता है, मगर उम्मीद कम है। हाँ, तो इलाज अगर मुमकिन है तो परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। चलती हुई बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। दूर से बस आती दिखाई दी तो रुक गई थी। अपनी बहनों का ख्याल रखना नूर, तुम बहुत हिम्मत वाली हो बेटा। मम्मा आप रोए नहीं प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। प्लीज़ इलाज शुरू करवाएं। मैं आमना नापी को लेकर सुबह ही आपसे मिलने आऊँगी। बस आ चुकी थी। अलविदा कलमात कहती अंदर बैठ गई थी। नहीं मैं रोज़ ऐसी बात नहीं है, क्या अपना ही बच्ची ये कियान अपना ही बच्चा है, हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, मगर आमना भी छोटी है। सदान ने कहा था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी निकाह कर लेते हैं। बच्चों का कागजात बनने तक आमना बेटी के इम्तहानात हो चुके होंगे। बाकी की पढ़ाई वो इधर ही कर लेगी। कियान की अच्छी जॉब है और वो ये जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है, तो हम क्यों रोड़े अटकाएँ। तुम बच्चों से बात करो, मीरब से पूछो और हमें जवाब दो। अगले हफ्ते हम आ रहे हैं पाकिस्तान, तो निकाह कर दिया जाए। फ़ोन उस पर स्क्रीन पर नज़र आने वाले शख्स ने कहा था। अच्छा आप फ़ोन रखो, मैं बात करता हूँ सबसे। अगर उन्हें इतराज़ ना हुआ तो मियाँ ना ही है रिश्ते को। जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा गया था। हाँ तुम बात करो बच्चों से, मीरब से हम खुद बात कर देंगे, सब मान जाएंगी और खैर से सब हो जाएगा। आज़म से कहा। सदान ने अच्छा कहते फ़ोन काट दिया था और पास बैठे शामिर को देखकर बज़ाहिर किताब पर नज़र जमाए उसकी बातें सुन रहा था। मीरा आपने कुछ सुना नहीं? रेड कुछ खास नहीं, बस इतना पता है कि आमना आपी का कियान भाई के लिए रिश्ता आया है और मैं ये बात सबको बता कर आया। कहता भागा कमरे से निकल गया था। मीर रुको मैं खुद बताऊंगा, वो कहते रह के, मगर मीर की सबको ऊंची आवाज़ में बताने की आवाज़ से बखूबी अंदर तक सुनाई दे रही थी। मैं रोज़ और उसकी बीवी मीरा और सदान के कॉलेज के वक्त के दोस्त थे। दोनों की मोहब्बत की शादी, फिर तलाक और सदान की बीमारी और मीरा की बीमारी सब उनके सामने हुआ था। मैं रोज़ पढ़ाई ख़त्म होते ही नौकरी मिलने पर फैमिली समेत लंदन मुंतकिल हो गया था। उसका एक ही बेटा था कियान, जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी पर था। इनकी आंखों के सामने ही उसका सारा बचपन और जवानी थी। रिश्ता अच्छा था और फिर शादी के बाद आमना अपने आगे की पढ़ाई लंदन में से मुकम्मल करने के लिए करेगी, इसलिए हाँ कर दी थी। मैं रोज़ की फैमिली एक हफ्ते पहले पाकिस्तान आ गई थी। उनका क्या 15 दिन के लिए ही था। शुरू के दिन तैयारियों में मसरूफ़ है। बिलाखिर वो दिन आ गया जब उनका निकाह होना था। तकरीब के घर के लॉन में ही रखी गई थी। दोनों ख़ानदानों के करीबी लोगों ने शिरकत करनी थी। सदान के बहन भाइयों ने रिश्ते से इनकार के बाद जो बाइकआउट किया था। इस अचानक शादी पर जासूसी की वजह से उन्हें निकाह में शरीक होना ही पड़ा था। यही हाल मीरब के भाइयों का भी था। अलबत्ता वह बरीहा मीरब के भाई की बेटी हर चीज़ में पेश थी। जाबो कबूल के बाद नूर और नाबी के साथ चलती आमना कियान के साथ लाकर बैठाई गई थी। चलो एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। अब मैं मीरब मम्मा भी आ जाएँ।
डैड खिसकना नहीं इधर से, मीरा को पुकारते मीर ने कहा था। सिद्धांत को भी मुखातिब किया। आप ही आए ना। फोटोग्राफर के इशारे पर एक ही स्पॉट को देखते सबने मुस्कुराकर तस्वीर बनाई, एक मुकम्मल खानदान की तरह जिसको टूटे बरसों बीत चुके थे मगर जख्म अभी भी नहीं भरे थे। जबरदस्ती बैठे सिद्धांत और मीरा तस्वीर बनते ही फौरन उठ कर अलग जगह पर चले गए थे। मिसेस में रोज के साथ आकर बैठी मीरा ने आंखों के किनारे से आंसू साफ किए थे। जैन ने बाप का कारोबार संभाल लिया था। जवाद ने उसकी बुरी तौर पर मदद की थी। सब कुछ बेहतर हो रहा था सिवाय उसके दिल की हालत के। फौरन इन जिम्मेदारियों पर जाने की वजह से उसके बाप की जुदाई का गम मनाने का किसी से शेयर करने का मौका ही नहीं मिला। यही वजह थी कि वो खुद को अकेला महसूस करता था। हालांकि बहुत से बाप भी बस करीबी लोगों तक ही महदूद होकर रह गए थे। आज भी जुमे की नमाज की गर्ज से मस्जिद आया था मगर हमेशा की तरह रूह को सुकून दिलाते माहौल से उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था। घुटने पर घंटा भर बैठने के बाद चलता बाहर निकल गया था। बाबा आप फारिग हैं? सदान के कमरे के दरवाज़ा नॉक करती हुई नूर ने कहा था। जी बेटा, ऐनक उतार कर किताब साइड पर रखते हैं, मुझे आपसे बात करनी है। उनके साथ बैठते हुए कहा था। यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में थी। आमना लंदन जा चुकी थी। माँ के जाने का गम ही था जो सादगी से रुखसती और वलीमे पर ही ये शादी मुंतकिल कर दी थी। मैं और बरीहा जा रहे हैं कि कारोबार शुरू करें। बात का आगाज़ किया। अच्छी सोच है, हौसला अफजाई थी। क्या प्लान है? हमें कुछ हुनरमंद ख़वातीन का मालूम हुआ है जो हाथ से चीज़ें बना कर बेचती हैं। हम उनसे ख़रीद कर आगे ऑनलाइन बेचने का सोच रहे हैं। आप क्या कहते हैं? आइडिया अच्छा है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और याद रखना, हम जो काम शुरू करते हैं ना, अच्छे और बुरे रवैये दोनों का सामना करना पड़ता है। साबित कदम रहना, हिम्मत ना हारना और याद रखना हर कदम पर अपने बाप को अपने साथ पाओगी। मुस्कुराकर नूर को हिम्मत बख्श रहे थे। थैंक यू बाबा, उनके साथ लगते हुए कहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कहाँ गायब हो आजकल? कहीं कोई चक्कर पक्का तो नहीं चल रहा जो इतने मसरूफ़ हो? हसनैन ऑफिस डोर धकेलता अंदर दाखिल होता बोला था। नहीं यार, ऐसे ही हमारे नसीब। कहाँ? बगल घेर होते हुए ज़ियान ने मसनूई आह भरी थी। अरे इतने ही अरमान है तो मैं बताओ। बंदा बशर खुद जाकर शान नूर मैडम से रब्ता करके आपकी सेटिंग करवाता है। आंख दबाते कहा था। बकवास न कर, कहीं दिल का भेद ना खुल जाए। फ़ौरन बोला था। जी ना, खुद अपनी सेटिंग करना, ना मेरे बारे में सोचना। सर दा बड़ी थी। नहीं, तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ, अब इतना ज़ालिम भी नहीं हूँ। ऑफ़र देगी तो अच्छा। तो साहब ने नूर से बात की है बरीहा के लिए? आपसे राजे में पूछा था। मैं पूछ रहा हूँ नैन सीरियस तो है ना? तू सीरियस तो है ना? तस्दीक चाहिए थी यार, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। टांग पर टांग रखते किसी माहिर बिजनेसमैन की तरह बात का आगाज़ किया था। फिर फूटे गुलाम मुंतज़िर है, उसकी ओवर एक्टिंग पर चल गया था। जी तो मैं कह रहा था कि मैंने सोचा है कि लड़की अच्छी है और मैंने शादी भी तो करनी है तुम्हारी तरह। ऐसे तो नहीं बैठ सकता ना, तो फिर बरीहा से ही कर लेता हूँ शादी। भरपूर एक्टिंग का मुजाहरा किया गया था। मुझे पहले ही शक था। अच्छा चल, मैं करता हूँ नूर से बात, हल्के बुल्के लहजे में कहा गया था। ये आप क्या कह रही हैं मामा? फ़ोन के स्पीकर से यशवा की आवाज़ गूंजी थी। ऐसा क्या कह दिया मैंने तुमसे जो ऐसे चिल्ला रही हो? ज़रा सा लहजे में बोली थी। आपने भाई से पूछा? अरे मेरा बेटा, वो मेरी बात रद्द नहीं कर सकता। वो तराई थी। डोंट टेल मी मामा, आपने भाई को बताए बगैर ही रिश्ते की बात कर दी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या मतलब कैसे कर सकती हूँ? माँ हूँ तुम लोगों की और पूरा हक रखती हूँ तुम लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करने पर। अच्छा तो फिर दादी भी बाबा की माँ थी ना? आपने कभी ना तो उनको बोलने दिया बाबा की ना बात बोलने दिया बाबा की किसी बात पर। तुर्की जवाब आया था। मैं अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कर रही हूँ, ज़्यादा माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। गड़बड़ा कर फ़ोन ही काट दिया था। घर में दाखिल होते ही उसे मीर और जनाबिया की आवाज़ सुनाई दी थी। आप ही मुझे पहले नूडल्स बना दे, बाद में शो देख लेना ना। मीर बोला था। मीर आप थोड़ा सब्र कर ले प्लीज़, इस शो में बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ख़त्म कर लूँ बना दूँगी ना। साथ भी नाबिया की आवाज़ भी गूंज रही थी। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में दाखिल होते ही इस्लाम ऊंची आवाज़ में सलाम किया। वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। आप ही मुझे भूख लगी है। फ़ौरन मीर इसकी तरफ लिपका था। क्या खाना है? आपने इसे प्यार से पूछा था। नूडल्स से मासूम शक्ल बनाकर जवाब आया। आप ही मैं जनाबिया को इतना कह रहा था, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। नूर उठेपन से इत्तला दी गई। क्यों नाबी? सोफे पर गिरते अंदाज में बैठती से पूछा। लहजा ना सख्त था ना नरम। मुझे ये शो देखना था ना आप ही। अब किसी और वक्त भी देख सकती थी ना। न जाने क्या सुनना चाह रही थी उससे वो सॉरी मीर, मैं आपको बना देती हूँ। फ़ौरन ही कहा गया। नहीं छोड़ो तो मैं बना देती हूँ अभी, मगर सुनो, हमें बहुत बार अपनों के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं मेरी जान। अगर वो हमारी ज़ात की नफ़ी ना करती हो तो इन छोटे छोटे कामों से हम दूसरों की नज़रों में अपनी कदर बना सकते हैं। नरमी से इसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसे बहुत कुछ सिखा गई थी। आइए मेरा आप मेरे साथ। हिजाब पहन उतारती मीर को बहुत मुखातिब किया था। ओके आप ही। उसने भी इसकी पैरवी की और अब दोनों किचन में खड़े थे। ये पैन ले, इसमें पानी डाले और
इसको ऑन करे। पेन की तरफ इशारा करती हुई कुर्सी के खींच के बैठ गई थी आपी। मैं नाज़ों से पले बच्चे ने हैरान होते हुए कहा था, जी मीरा, अगर कभी मैं और नापी घर पर ना हो, आपको भूख लगी तो आप क्या करेंगे? इसलिए आज मैं आपको बताती हूँ साथ साथ बनाए और सीखे। किसी पर भी डिपेंड करना हमने आपको नहीं सिखाया, मगर आप ही वो मन बनाया था। मीरा बात सुने। घर की जिम्मेदारी बेशक एक औरत की होती है और घर के बाहर जाकर कमाना मर्द का काम, मगर जब आपके दौर में हर जिन्स में आप मगर अब जब आज के दौर में हर जिन्स मिलकर काम कर रहा है तो कबाहत क्यों? देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काम खुद किया करते थे। सहाबा कराम भी किसी से सवाल नहीं करते थे, तो हम क्यों अना का मसला बनाए? ठीक है, मैं आपसे सारे काम ना करवाऊंगी, ना ही जिम्मेदारी डाल रही हूँ। बस आप सिर्फ इतना सीख लो कि कभी भी किसी का मुहताज ना होना पड़े। आई समझ? जी ठीक है। आप ही समझ कर सारी लाता पेन उठाने चल पड़ा था। वैसे नूर, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा हमारे काम का। बढ़िया रास्ते में ही कोई 10वीं बार ये बात कह चुकी थी। अरे मेरी दोस्त, समझो इस बात को कि अगर काम ना भी चला तो कौन सा हमारे घर का खर्चा रुक जाएगा। ये हम सड़क पर आ जाएंगे। माशाल्लाह से इतने ज़राए हैं कि हमारे घर हमारे एहसान के बगैर भी चल जाएंगे। तो मसला क्या है तुम्हें? नहीं देखो, मैं कह रही थी कि यार हमें कोई तजर्बा भी तो नहीं है ना, तो क्या अक्ल और दिमाग भी नहीं है? हाँ वो तो है। तो बद्दू वो अगर इंसान इस्तेमाल करे, मेहनत करे, नीयत साफ़ रखे, वालिदैन की दुआ ले, तो हो ही नहीं सकता वो कामयाब ना हो। वैसे आपस की बात है, हमारे पास ये सब है। खुशी हुई थी जी, मेरी अक्ल से है दोस्त। हम अब रिस्क ले सकते हैं, आके अल्लाह की जो मर्ज़ी। वो हंसते हुए बोली थी। नूर हर कुछ दिनों बाद माँ की कब्र पर ज़रूर आती थी। सारा हफ्ता क्या क्या किया ऐसे ही उसे सुनाती थी, जैसे उसके सामने बैठी हो। अभी भी उसकी कब्र के पास जानो होकर बैठी आस्ता आस्ता बोल रही थी, लाहौर वाला एग्जीबिशन बहुत अच्छा हो गया है, आपको पता है? यहाँ से भी अच्छा, अब तो नए आइटम्स भी डाल रहे हैं स्टॉक में। मिट्टी से खेलते कहा क्या था? मैं सोच रही हूँ अभी जो कमीशन हुआ है उससे कोई जगह ख़रीद लूँ ऑफ़िस के लिए और स्टॉक इधर से ही बनवाऊँ। अभी पैसे खर्च होंगे तो ये काम हो रह जाएगा। अरे मैंने आपको बताया नहीं, ये जनाबिया का आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। उसकी मर्ज़ी का सब चेक रखवा दिया। अल्लाह करे अब ये लड़की सीरियस हो जाए पढ़ाई के लिए। सर पर हाथ मारती हुई बोली थी, आमना का भी आखिरी साल है, पढ़ाई का शुक्र है खैर से हो गई है। बहुत ख्याल रखती है आंटी उसका, बिल्कुल आपकी तरह। हल्की मुस्कुराहट होंठों को छुई थी। कितनी देर वो इधर उधर आसपास को बुलाए बैठी बातें कर रही थी, कोई नहीं कह सकता था ये मासूम लड़की अपना एक एम्पायर खड़ा कर चुकी है। अमीर तुम इधर देखो, ड्रेस मैं ये कॉल अटेंड करके आई। नूर कहती शॉप से बाहर निकल गई थी। नूर इस वक्त मॉल में मौजूद थी। मेरे को कुछ बुक्स और सामान लेने थे। वो कपड़ों को उठाकर देख रहा था जब सामने किसी का अक्सर शीशे में नजर आया था। पहले तो अपना वहम समझकर सर झटक दिया, मगर गौर किया तो सामने नरमीन को अपने शौहर के साथ खड़ा पाया। उसने नरमीन को तस्वीरों में देख रखा था, पहली बार सामने माँ को देखकर आसपास से बेगाना हो चुका था। अरे लड़के, क्या हुआ? नरमीन शायद उसे पहचान चुकी थी, तभी उसकी तरफ आते बोली थी, मैं लड़का नहीं हूँ, शामिर हूँ। सादगी से बोला था। हाँ लड़के, तुम वाकई में नहीं हो। और लहजा मजाक उड़ाने वाला था। वो खामोश रह गया था। पहली बार माँ को देखा, इस तरह का रूप देखकर चुप कर लग गई थी। इसलिए हमेशा मीरा, सदान, शाहनूर, आमना और जनाबिया ने बहुत इज्जत दी थी। अच्छा, तुम्हारा वो फारिज़दा बाप मरकब गया या जिंदा है? अब एक्सक्यूज़ मी, बिहेव योरसेल्फ। यहाँ उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई थी। क्या कहा? उस अपाहिज और अपने जीन्स को देखा है? क्या गलत कहा मैंने? और यहाँ इतने बड़े मॉल में क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो? यहाँ अगर आई थी इस रूप के इंसान से पहली बार मिला था तभी पहले चौंक गया था। अब तक उसका दिमाग बहाल हो चुका था। नहीं, आप जैसे तो नहीं हो, नहायत के सुकून से कहा। जुमला सामने खड़ी औरत को सलगा गया था। उसकी तरह चिपटी थी। अरे मॉम, क्या कर रही हो? काउंटर पर खड़ा शख्स भागकर उनकी तरफ आया था और दूर किया। तब तक नूर भी वापस आ चुकी थी। क्या हुआ मेरे? इस आवाज़ पर नरमी ने बोलने वाली लड़की को देखा। ब्रांडेड कपड़े पहने पूरे एतमाद खड़ी लड़की देखकर ठटकी थी। नथिंग आपी, कोई अननोन है, मेंटल इशू है इनके साथ, आई थिंक अटैक आया है ना। क्या मासूमियत ये सब कहते उसके चेहरे पर। आई एम सॉरी मैम। शाहनूर सेल्समैन ऐसे ही शर्मिंदा हो रहा था। वो नूर को इसके काम की वजह से जानता था। अरे कोई बात नहीं, मीर ने बताया था ना मेंटल इशू है इनके साथ, ऐसे में इंसान को नहीं पता होता कुछ। मुस्कुराते हुए कहा था, प्लीज़ इन्हें घर में रखा करे। अब हर कोई शामिल सदान की तरह खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं जानता होगा। चले मीर, नरमीन के शोहर को कहती उसे बहुत कुछ बावर करवाती। मीर का हाथ पकड़ती लंबे लंबे डाक पड़ती निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। ज़यान खिड़की के पास खड़ी दो नीचे पौधों में पानी डालते सदान को मुस्कुराती नज़रों से देखती बोली थी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? बड़ी मसरूफियत चल रही है, आप कोई अता पता ही नहीं इतने दिनों से। स्पीकर से आवाज़ गूंजी थी। क्या बताऊँ, इतनी मसरूफ़ थी, वक्त ही नहीं मिला। तुम बताओ कैसी हो? दादी कैसी है? मैं ठीक ठाक, दादी भी ठीक है। अंकल से मेरी कल ही बात हुई थी। हाँ बताया था उन्होंने। अच्छा, मुझे तुमसे मशवरा चाहिए था। बाबा ने कहा है उनके चाहिए थे, यानी आप जनाब से पूछूं? मुंह बनाकर कहा था। हाँ हाँ, देखो मेरी काबिलियत ज़माना क्या समझ रखा है
ज़माना क्या समझ रखा है तुमने मुझे, वो डराया था। अच्छा अब ओवर ना हो और बताओ, मैं सोच रही हूँ कोई जगह खरीद लो ऑफ़िस के लिए, तो अब मुझे कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का तो नहीं पता। तुम्हारी नज़र में अगर किसी जगह अच्छी जगह पर कोई प्लॉट या ये बनी हुई अच्छी जगह है तो बताओ। और ये तो बहुत अच्छी बात है, और मज़े की बात ये है कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका घर है यहाँ जिसे वो बेचना चाह रहे हैं। बाज़ार से जुड़ता है, तुम मेरे साथ जाकर देख लेना, अच्छा लगे तो वही ख़रीद लेना। थैंक यू ज़ियान, तुमने मेरी मुश्किल हल कर दी है। तुम फ्री हो, हम चलते हैं। हाँ, हाँ, आपके लिए तो हर वक़्त ही फ़ारिग हूँ। हुक्म तो करें, सुबह मैं आपको पिक कर लूँगा तुम्हारे घर से। मोहतरम जनाब ज़ियान बिलाल साहब, ज़्यादा और शौक़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कल मैं तैयार रहूँगी, टाइम से आ जाना। अल्लाह हाफ़िज़। खटाक से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। बाबा को बुलाओ, मीर बताओ वो आई हैं। लाउंज में बैठे सदान की बहन आज बड़े एहतमाम से आई थी। आमना की शादी और नूर के काम के बाद अब उनका खानदान आने जाने शुरू हो चुका था। कैसी हो, एक अरसे बाद आना हुआ। अंदर आते सदान ने उसके सर पर हाथ रख फेरते हुए कहा था, बस भाई क्या बताऊँ, इतने काम होते हैं, वक्त ही नहीं मिलता। बच्चियाँ कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रही। आसमान नजर आई थी। जनाबिया यूनिवर्सिटी गई है और नूर ऑफिस। मुख्तसर सा कहा था। अच्छा, नोट का काम कैसे जा रहा है? भाई बता रहे थे उसने ऑफिस के लिए जगह खरीद ली है। हाँ माशाल्लाह, मुस्कुराते हुए कहा था, ये तो बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है, इतनी महंगाई का दौर है, अब तो खर्चे पूरे करना भी इतना मुश्किल है। हाँ ये तो है, मेरी तो माशाल्लाह चारों औलाद ने मिलकर सब अच्छे से चलाया हुआ है। तुम बताओ भाई का काम कैसे चल रहा है? हाँ ये बात तो है, बच्चों के बाबा का काम बस गुजारा ही है। अच्छा मैंने बताया था ना, मेरी बड़ी वाली का माशाल्लाह से रिश्ता हो गया है, अगले महीने शादी का बोल रहे हैं। अरे मुबारक हो, बच्ची के नसीब अच्छे करे अल्लाह। आमीन भाई, बस आप नहीं करवानी है भांजी की शादी, मेरा तो आप ही सहारा है। बगैर लगे चिपटी बोली थी, हाँ मैं कहूँगा नूर से, बस इतना ही बोल सके। और अफसोस हुआ ने इन खून के रिश्तों ने कैसे बीमारी के वक्त मुंह फेर दिया था। अब जब वक्त इनका हुआ तो ये सब भी अपने बन गए हैं। चाय आ गई थी, वो पी थी। उनकी बहन काफ़ी कुछ कहती रही मगर इनका दिल उठ चुका था। कहाँ है फाइल? अल्लाह, इधर ही तो रखी थी। दरवाज़ा खोलती मुसलसल फाइल ढूंढ रहा था जो कहीं नहीं मिल रही थी। ये क्या है? पीछे कुछ नज़र आया तो उसे निकाल कर देखा था बाबा का फ़ोन। अफसरदगी से देखा, ये वही फ़ोन था जो मर्डर के वक्त बिलाल के पास था। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये ज़ियान के पास आ गया था। उलट पुलट कर देखा, फिर इसको सोचते फ़ोन चार्ज पर लगाया था। आजकल वो अपने एक दोस्त ऑफिसर के साथ मिलकर बिलाल के कत्ल की फाइल पर काम कर रहा था। कातिल जो पकड़ा गया उसे रिहा करवा दिया गया था। उसके बाद कभी वो नज़र नहीं आया। ठिकाना या शनाख्त बदल चुकी थी। थोड़ी देर फाइल ढूंढने के बाद ही उसे ऑफिस से मैसेज आया गया था कि फ़ाइल मिल गई है। ऑफिस में थी, लाइब्रेरी घर लाया ही नहीं था। टेंशन हो गई तो मोबाइल का ख्याल आया, उसे फ़ोन करने लगा। कुछ ही लम्हों में मोबाइल पर डेट ऑफ बर्थ का पेन कोड ऑन करके ऑन कर चुका था। अब एक ऐप को खोल के चेक कर रहा था, तभी एक मैसेज पर आकर रुका था। उसे इस फॉरवर्ड मैसेज में कुछ बेरब्त सा लगा। काफ़ी गौर करने के बाद वह हैरानगी से स्क्रीन को देख रहा था। इस लंबे मैसेज के शुरू के अल्फ़ाबेट को मिलाकर उसे डेकोरेट किया गया था, तो उसकी आंखें एतबार करने को तैयार ही नहीं थी। मुझे आपसे मिलना है, अपना मोबाइल निकालता। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैसेज भेजा। खुद सर कुर्सी के बुर्ज से लगा दिया था। ज़ख्म हरे हो गए थे जहाँ उसकी सोच नहीं पहुँच सकती थी, और उधर से किया गया था बिलाल के कत्ल से एक रात पहले। बिलाल को एक दफ़ा फिर फ़ोन करके पता करके सुबह किस वक्त निकलेगा। कमरे में कुल 5 नफूस बैठे थे। सरबराही कुर्सी पर बैठे शख्स ने दाएं जाने बैठे वजह से कहा था। अगले ही लम्हे वो फ़ोन कान से लगाए बात कर रहा था। अच्छा बिलाल भाई, ठीक है, मैंने कहा पता कर लूँ, मैं ऑफिस आऊँ, आप हो ही ना। लहजा शहर से भी ज़्यादा मीठा था। हाँ क्या कहता है? दाएं जाने से दूसरे नंबर पर बैठे शख्स ने फ़ोन बंद करते हुए इजलत से कहा था, वही के 7 बजे निकलेगा यहाँ और 10 से पहले ऑफिस में होगा। फ़ोन करने वाले शख्स का लहजा जहर से भी कड़वा था। चलो तो फिर अपनी जगह दोबारा देख लो, गौर से, गलती ना हो, निशाना ख़ता ना हो जाए। सरबराही कुर्सी पर बुर्जुमान आदमी ने दोबारा लब कुशाही की थी। तुम यहाँ गली के कोने पर खड़े होगे और गाड़ी के निकलने का इशारा करोगे। बाएं जाने पहले नंबर पर बैठे शख्स ने कहा था। रजर बॉस, सर को ज़ख्म दिया गया था। तुम गाड़ी लेकर रोड को जुड़ती गली में खड़े होकर शूट करोगे। और बैकअप के लिए दूसरे नंबर वाले शख्स को कहा था, ओके, मैं मेन रोड पर घर आने वाले रास्ते पर खड़ा होऊंगा। हम साथ उसकी मौत की खबर सुनकर अफसोस करने पहुंचेंगे। खवासा से बोला था। और तो सुबह निकल जाना उसके ऑफिस के लिए, हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। फ़ोन करने वाले शख्स ने कहा था, ठीक है। वो बोला था, मुझे तो बहुत नींद आ रही है और सुबह भी जल्दी उठने का कोई इरादा नहीं है। 5 शख्स खड़ा हुए और मुंह के जावे बिगाड़ कर बोले। इनका प्लान सुनने के बाद उसने बमुश्किल खुद को यहाँ बैठे रहने के लिए रोका था। अब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। अच्छा चल शेर, तो आराम कर,
वैसे भी अभी तेरा भाई ज़िंदा है, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सरबराही कुर्सी पर बैठे शख्स ने मुस्कुरा कर कहा था, यार वो देखो मेकअप की दुकान। सामने से आती लड़की को देखती नाबी ने इशल के कान में कहा था, इशारा न कर, वो इधर ही आ रही है। इशल ने फ़ौरन टोका, तभी वो इन्हीं के पास आकर रुकी थी। हाय गर्ल से मुस्कुरा कर कहा, जिसकी तवक्को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी। जवाबन उन्होंने भी मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया। उस दिन के लिए सॉरी, मैं ओवर रिएक्ट कर गई थी। बोलना शुरू किया, कोई बात नहीं, हमारी भी गलती थी, हमने देखा नहीं था तभी टक्कर होगी। इशल ने नाबी के चेहरे के बदलते तासुरात देखकर बड़े वक्त अपनी मतवज्जा किया था। मेरा नाम हानिया है, आपका अपना तारुफ करवाया था। मैं ईशल और ये मेरी दोस्त है जनाबिया। इस पब के अब के भी ईशल बोली। नाबिया ने लब कुशाई की ज़रूरत नहीं समझी थी। नाइस नेम, अच्छा ईशल, कल आपको मैंने देखा था यूनिवर्सिटी से वापसी पर, किसके साथ जा रही थी आप? आम से राशि ने पूछा था। वो मेरे भाई थे, ज़ियान भाई, मुस्कुरा कर बताया गया था। ही हैंडसम, हानिया ने कहा। उसकी आंखों की चमक नाभि को ठटकी थी। थैंक यू हानिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमें अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं तो आपसे फिर बात होगी, नाभि ने कहा और इशारा का हाथ पकड़ के चल पड़ी। हाँ ज़ैन, कहो क्या बताना था तुम्हें? ऑफिसर ने कहा। दोनों इस वक्त एक प्राइवेट अपार्टमेंट में मौजूद थे। ये बाबा का फ़ोन है जो मर्डर के वक्त इनके इस्तेमाल में था। आज मेरी नज़र इन पर पड़ी तो मैंने देखा एक नंबर है जिससे इस सुबह बार पर एक ही मैसेज फॉरवर्ड आ रहा था। और देखिए इस मैसेज को गौर से, इसके शुरू के अल्फाज जोड़े तो बनता है, आज सुबह बाहर ना निकलना खतरा है। हाँ, ये तो किसी ने मर्डर से पहले मैसेज भेजा है। ये कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? ऑफिस से सोच सोच के बोर रहा था। पता नहीं इस नंबर की डिटेल निकलवा कर देखा जा सकता है। जैन बोला था। हाँ ठीक है, मैं आज ही ये काम करता हूँ, हमें यकीनन कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। खड़े होते हुए जवाब दिया था। इंशाल्लाह, दिल से बोला। आखिर इतने साल बाद उससे दुश्मनों के मिलने की उम्मीद थी। मामा दादी को तैयार करवाया। घर में दाखिल होते ही जैन ने पहला सवाल किया। वो सो रही थी, मैंने मुलाजमा को भेजा था। क्या मतलब? आपने इन्हें जगाया? आपको पता है इनकी हालत कैसी है? और डॉक्टर के जाना है रोज़ ये बातें। कहाँ है मुलाजमा? अभी तैयार करवाए ने, गुस्से से कहा। क्या जैन, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? कल ले जाना। मामा प्लीज़ अपने अंदर से उस बगस को निकाल दे, बीमार है वो। देखा है आपने क्या हालत हो गई है उनकी? खाना पीना उनका छूट चुका है, बातें वो भूल जाती है, बोलना उन्होंने छोड़ दिया है। अब तो कुछ रहम करें उन पर। गुस्से में वो बोले जा रहा था। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, वो सब तो अच्छे हैं ना जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। करती होगी किसी फूफी ने चुगली, फिर बढ़ दिए होंगे माँ के खिलाफ कान। मैं तो उन्हें जब से शादी करके इधर आई हूँ तब से इन्हें नहीं पसंद। तुझे यहाँ मैंने इतने साल गुजारे हैं, अपनी औलाद के लिए अपने ज़ोरों पर गुजारे हैं, और आज मेरी औलाद भी उनकी ज़ुबान बोल रही है ना। आने वाले आंसू को साफ करते वो कह रही थी, मैं खुद देख लेता हूँ दादी को। जैन उठता शगुफ्ता बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा। थोड़ी ही देर में वो एक ज़ईफ़ औरत को व्हीलचेयर पर घसीटते कमरे से बाहर लेकर आया था। नूर उसके पेरेंट्स आए हुए हैं हमारे घर। कॉल कनेक्ट होते ही वो बोली थी। किसके? मसरूफ़ सी आवाज़ में बोली थी। हसनैन की आवाज़ धीमी थी। हो तो क्या मसला है तुम्हें? मैंने बताया जो था। इसका तुम्हें एतराज़ नहीं था तो मैंने जैन से कह दिया। प्रपोज़ल का तुम्हें बताना याद नहीं रहा था, और इतनी जल्दी तुम्हारे घर होंगे मुझे अंदाज़ा नहीं था। यार अब मैं क्या करूँ? बाबा गुस्सा ना हो कि कैसे जानते हैं एहसान मुझे? परेशानी से बोली थी। बढ़िया, क्या हो गया है? क्यों परेशान हो रही हो तुम? कुछ नहीं होगा। कुछ कही कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम लोग एग्जीबिशन पर मिले थे, जो सच है वो लोग उसी का हवाला देंगे। तुम अभी बस तैयार हो अच्छा सा और जाओ अपने होने वाले ससुरालियों को मिलने। आखिर बिलाजा शौक हुआ था। अच्छा मम्मा बुला रही है, मैं फ़ोन रखती हूँ। बाहर से आती आवाज़ पर फ़ोन बंद करती वो तैयार होकर माँ के साथ मेहमानों की तरफ चल दी थी। कमरे में आते ही वो परेशानी से टहलने लगा था। कत्ल के प्लान का अगर उसे पहले से पता होता तो बिलाल को मिलकर बता देता, मगर उसे अभी मालूम हुआ था। और अगर अभी वो बिलाल को फ़ोन करता या उसके घर जाता तो सबको इस पर शक होता। वही जानता था उस इतनी देर इन सफाक लोगों में बैठना कितना सब्र में आजमा था। सर चकरा गया था, दिमाग माफ हो चुका था। हाँ, किसी मुलाजिम के फ़ोन से उन्हें खबरदार कर देता हूँ। अचानक ख्याल आते भागा और बाहर एक गन मैन को देखकर उसकी तरफ आया था। अपना फ़ोन दो, मुझे ज़रूरी फ़ोन करना है। उसके पास आते बोला था, मगर साहब मेरे पास बैलेंस नहीं है। फ़ोन निकालते कुछ याद आया था। अच्छा ठीक है, लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की और अंदर चल दिया था। और आसपास कोई मुलाजिम नहीं दिखाई दिया। रात हो गई थी, सब सोने चले गए थे। कमरे में दाखिल होते ही सामने पड़ी हर चीज़ से नीचे पटकने लगे थे। कभी कोई नहीं सोचा था कि ये वक्त भी आएगा उस पर अपने जान से अजीज़ कज़न का कत्ल अपने ही भाई के हाथों देखना पड़ेगा। और ओ हाँ, मेरी एक सिम पड़ी है अलमारी में। कुछ ख्याल आते ही अलमारी की तरह लपका। उसके एक कज़न ने अपने इलाके की फ्रेंचाइज खरीदी थी और ख़ानदान भर को सिम दी थी। ढूंढने के बाद उसे बुलाकर वो सिम मिल गई थी। ऑन करते हुए मैसेज लिखा था, एंड Jackal saw back here, seen a rough night ahead, no kitten love, keep that drugs high, here are insect
बेरब सा मैसेज टाइप किया जिसके पहले अल्फाज जोड़कर असल बात निकलती थी। दिल से दुआ करने लगा बिलाल समझ आए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हामिद अंकल ज़ैन हैरान हुआ था उसका नाम देखकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर हामिद बिलाल को बचाना चाहते थे तो किससे और ऐसे क्यों मैसेज किया। तुम जानते हो, इन्हें ऑफिसर ने कहा था। हाँ, बाबा की कज़न और मेरी उनसे बात होती रहती है। बाबा की डेथ के बाद वो अचानक ही मुल्क से बाहर चले गए थे। एक बार कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान वापस आए थे बस। हम जो भी है वो बचाना चाहते थे, इसका मतलब है इन्हें इल्म था। मगर सवाल ये है कि उन्होंने ये तरीका क्यों इख्तियार किया। सोच के वो बोल रहे थे, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये बात। जैन की भी बात में जैन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, मैं हामिद के नंबर की डिटेल निकलवाता हूँ, कदर के आगे पिछले की हमें यकीनन कोई सुराग मिल जाएगा। ऑफिसर ने कहा था। हाँ इंशाल्लाह। वो सिर्फ इतना ही कह सका था। अरे ये देखो कौन आया। आज एक लड़के ने कहा था, अरे जनाब थोड़ा वक्त हमें भी दे दे। दूसरा बोला था, चले कहीं जाकर कॉफ़ी पीते हैं। तीसरे लड़के ने कहा, अब बस इसकी सब्र की हद हो गई थी। अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाई थी। 3 ऊंचे लंबे नौजवान इसके गिर्द चक्कर काटते खबासे से बोल रहे थे। मीर जनाबी की कुछ किताबें लेने मार्केट आया हुआ था। इसके एग्ज़ाम होने वाले थे, खुद नहीं आ सकती थी। यूँ हाथ में पकड़ा किताबों से भरा बैग सामने शख्स को मारते वो संभल ना सका और नीचे गिर गया था। वही बैग उधर से पीछे ले जाकर पिछली को मारा, तब तक तीसरा लड़का वहाँ से भाग गया था। ज़मीन पर गिरे शख्स के सर से खून निकल रहा था, इसलिए पहले दूसरे की तरफ मुड़ा और मुक्के लाते घूंसे की बारिश कर दी थी और पहले के पास धकेल दिया। उसने इस सनफ से ऐसी कोई तवक्का नहीं थी। अब तक आसपास लोग इकट्ठे हो चुके थे। मुझे अल्लाह ने बनाया है, मेरा जिन्स उसका इंतखाब है। तुम लोग कौन होते हैं मुझ पर अल्लाह के बनाए हुए इंसान पर उसके वजूद पर उंगली उठाने वाले। बहन और बाप की परवरिश ही थी जो ना वो डर कर भागा था, ना अपनी पहचान पर शर्म खाई थी, बल्कि चीखी कर कह रहा था। आसपास खड़े लोग सुन रहे थे, कुछ ना कुछ बोल रहे थे। वाह नूर, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बढ़िया चीखी थी। ज़्यादा उछलो नहीं, आओ कोई भी कोई प्रैंक कर रहा होगा। वो सर झटका था। नहीं, ऐसे इतने खुले अल्फाज में जैन भाई ने तुम्हें शादी के लिए कहा है, तुम कह रही हो कि प्रैंक होगा। मुँह बनाकर कहा गया था। हाँ तो ये हो सकता है, और मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। हंसी थी जैसे अपनी ही बात में महफूज हुई हो। क्या मतलब, क्या कमी है तुम्हें। कमी नहीं, मैं सोच अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ, और ये तो वाज़ा है हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं मगर शादी नहीं। मेरा ऐसा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अगर देखो तो आप दोनों की कहानी स्ट्रगल काफ़ी मिलती है। दोनों ने अपने बल पर नाम बनाए हैं, आगे एक साथ ग्रो करना समझा रही थी। अच्छा अब छोड़ो, इससे तुम्हारा होने वाला दूल्हा इतना इंतज़ार कर रहा होगा। जाओ तो, मैं जान छुड़वाते हुए कहा था। हाँ अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। बैग उठाते हुए निकलती हुई बोली थी। वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मैसेज रिंगटोन पर फ़ोन चेक किया तो सामने ऑफिसर का मैसेज जगमगा रहा था। कौन, यक लफ्ज़ी जवाब भेजा था। हामिद मलिक कल सुबह की फ्लाइट से वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करेंगे। घर में किसी को बताना नहीं। तफसीलन जो है बताया था। क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए। क्या पता हमें उनसे बातें मालूम हो जाएं। मेरा ख्याल भी यही है। अगर वो तुम्हारा खैर हुआ है तो उसे इस केस में नहीं घसीटना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हें मिलकर खुद ही सब बता दे। ठीक है, मैं कुछ दिनों में उनसे रब्ता करूँगा। गुड लक इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर चुके थे। सर, कोई हामिद मीर साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। रिसेप्शन से इत्तला मिली। पहले तो एक लम्हे को लगा इसका वहम है उनके पाकिस्तान आने को, जैसे इसने अपने हवासों पे सवार किया हुआ था। अब उसे आवाज़ भी आने लग गई थी, मगर तस्दीक करने पर जब वही आवाज़ सुनाई दी तो आने की इजाज़त दी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंदर दाखिल होते शख्स को देखकर तरामन कुर्सी से खड़ा हुआ और बगल गिर हुआ था। कैसा है मेरा शहजादा। बिलाल भाई के ऑफिस में तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनके लहजे में नमी वाज़ थी। शुक्रिया अंकल, आप बताएं कॉफ़ी लेंगे ना। तस्दीक चाहिए थी। तुम्हें अभी भी याद है मेरी कॉफ़ी का। मुस्कुरा कर बोले थे। सारा बचपन आपको ही वही भी तो देखा है, कैसे भूल सकता हूँ। आओ मेरे पास बैठो। सोफ़े पर मेरे पास आके बैठा। बिलाल भाई से मुझे बेहद लगाव था। इनकी मौत ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया है। जानते हो, मैं पाकिस्तान की वजह से नहीं आ रहा था। बात का आगाज़ किया था। बाबा का कत्ल किसने किया था। जैन ने लब कुशाई की। उन्होंने चोर से चौंक कर देखा था। मैंने बाबा के फ़ोन से आपका मैसेज देख लिया था। चाचू जानता हूँ, आपको मालूम है। उनके सवालिया नज़रों के जवाब में वो बोला। फिर वो उसे बताने लगे क्यों वो इस बार पाकिस्तान आए ही इस मकसद के तहत है। मगर भाई वो ऐसा क्यों करेंगे। मेरा मतलब है कि इतनी सी बात के लिए बाबा का कत्ल करवा दिया। फ़ोन की दूसरी जानिब से सदमे में आती यशफा की आवाज़ सुनाई दी थी। यार, जायदाद के लिए भाइयों को मार दिया जाता है। बाबा तो फिर इनके कज़न थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कोई इतना सफ़ा कैसे हो सकता है। मुझे याद है कैसे वो लोग फौतगी पर आते थे हमारी तरफ। हमें शक ही नहीं हो सका कि वो मरवा सकते हैं बाबा को।
हाँ, ये तो है। अच्छा, अब कब तक अरेस्ट होंगे वो सब? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर कोशिश यही है कि जल्दी हो सके उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, भाग ना जाएँ। हाँ, ये तो है, पर ये सब हमारा खोया हुआ बचपन तो नहीं ला सकते ना। आवाज़ नम थी, रो नहीं मेरी बहन, बाबा बेहतर जगह पर होंगे। हम खुद को लेकर परेशान हैं ना, मगर हम जानते हैं मामा और बाबा का रिश्ता किस नोयत का था, कब से वो ज़हनी तौर पर बेसुकून थे। हाँ, ये तो है भाई, और आप भी अब शादी कर लें, टॉपिक बदलना चाहा था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कोई लड़की है आपके ज़हन में? हाँ, फिर उसे नूर के बारे में बताने लगा। बस थोड़ा-सा और छुट्टी का दिन था, ज़ैन दादी के पास बैठे उन्हें दलिया खिला रहा था। जब से उसने उनकी सेहत और इलाज की खुद देखभाल की थी, अब वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। वैसे दादी, इतना बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपके अब आपने मेरी शादी का नहीं सोचा? वो रूठेपन से बोला था, मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि तुम्हारी दुल्हन देखने की, तुम ही ज़िद लगा कर बैठे हो। मासी का हवाला देते हुए बोली थी, वो तो पुरानी बात है, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि आपकी बात मान ली जाए। खाना ख़त्म करने के बाद उनकी दवाई निकालते हुए बोला था, मैं खुश हूँ, तुम इस बारे में सोच रहे हो क्या तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है? हाँ, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको तस्वीर। नूर मेरी वही स्कूल की दोस्त है, हमारे दरमियान प्यार नहीं है, मगर हम एक दूसरे को समझते हैं। प्यार की शादी का अंजाम है। मम्मा पापा को देख चुका हूँ, मेरे ख्याल में नूर मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब है। नरमी से उसका हाथ थामे हुए बता रहा था। खुश हो, उसका माथा चूमते हुए दुआ दी गई। अदीरा, ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरी बेटी को आस लगाकर कहीं और रिश्ता तय कर दिया। उसकी भाभी लाल चेहरा लिए चेहरे के साथ खड़ी बोल रही थी। भाभी, आप फ़िक्र क्यों कर रही हैं? मैं ये शादी नहीं होने दूँगी। मेरा बेटा ऐसा काबू किया हुआ है उन्होंने कि कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। थोड़े अरसे में ये भूत उतार दूँगी। मैं लहजे में कड़वाहट बोली थी। हाँ, जो भी करना है जल्दी करो, मैं अपनी बेटी को बिठा कर नहीं रख सकती उसके लिए। भाभी बोली थी, आप फ़िक्र ही ना करें, कह रही हूँ ना, ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। दोनों आपस में लगी हुई थी, जाने बगैर कि उनकी ये राज़ो न्याज़ की बातें कोई और भी सुन रहा है। सब बातों और खाने में मसरूफ़ थे, जब दरवाजे पर पुलिस से मोबाइल का सायरन सुनाई दिया। सब ही की आंखें बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहाँ से आगे पीछे पुलिस वर्दी में मलबूस नौजवान दाखिल हुए थे। यह शहर घर का सरबराह होने की हैसियत से ज़ैन चेहरे पर मसनूई तासुरा लिए उनकी जानिब आया था। ये दावत उनके प्लान का हिस्सा थी। उससे ख़ानदान की हसरत में पागल लोगों को अपनी खुशी में शरीक करने का कोई और इरादा नहीं था, मगर कहीं हामिद और उसकी मुलाकात पर उनको शक ना हो जाए और फ़रार ना हो सके, इसलिए यूँ पूरे ख़ानदान को मदऊ किया गया था। और ऑफिसर अरेस्ट वारंट लिए उन्हें गिरफ़्तार करने आए थे। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर मलिक। उसे नज़रअंदाज करते जाकर हामिद के भाई और मास्टरमाइंड के पास जाकर रुका था। क्या मतलब, मुझे क्यों गिरफ़्तार कर रहे हैं? सिर्फ आपको नहीं, आपके उन तीनों साथियों को भी, जिनके साथ मिलकर आपने आज से 10 साल पहले बिलाल मलिक का कत्ल करवाया था। गिरफ़्तार करो इन सबको। चारों की तरफ इशारा किया था। क्या मतलब है आपका? आवाज़ हामिद की थी। मुन्ने को वजह सारा सच ख़ानदान वालों के सामने लाना था। ऑफिसर ने फ़ोन खोला और उस दिन की कॉल रिकॉर्डिंग खोल दी थी, जिसे जैसे जैसे आवाज़ आती जा रही थी, शगुफ्ता बेगम कुर्सी पर ढकती जा रही थी। बेटे के कातिल इतना अरसा इनकी आंखों के सामने और इतना करीब रहे, आज जख्म फिर से हरे हुए थे। कुछ ही लम्हे में उन चारों को हथकड़ियाँ लगाकर पुलिस मोबाइल गाड़ी में बैठा दिया गया था। जैसे देखकर जैन का दिल मुतमिन हुआ। जख्म पड़ा तो नहीं जा सकता था, मगर मेहनत रंग लाई थी। अगले दिन मुलज़मान को कोर्ट में पेश कर दिया गया था। पुलिस ने सबूत दिखाकर रिमांड का मुताला किया था, जो कि मान लिया गया था। क्या ख्याल है तुम्हारा, इनकी जानिब से कोई केस लड़ेगा? ऑफिसर जैन को देखते बोला था। टोटल 6 कज़न थे बाबा लोग, हामिद अंकल और बाबा के बाद ये चारों ही हैं जो इस वक्त हिरासत में हैं। कोई है तो नहीं इनका केस लड़ने वाला? अब अगर कोई निकल आया तो कुछ नहीं कह सकते, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हथकड़ियाँ लगे वो चारों आमने सामने थे, जो चीज़ें कैसे धमका रहे थे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ, अब बहुत थक गया हूँ, दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है, ने नज़रअंदाज करता हुआ बोला था। क्या हुआ दादी को? ऑफिसर बोला, कल सब को देखकर बहुत दिल बर्दाश्त हो गई थी, बस इसी वजह से। अच्छा चलो तुम जाओ, बगल गए होते हुए निकल गया था। दादी की सेहत का सुनकर सदान और यशफा उनका पूछने आए थे। जब दादी ने उनसे निकाह इसी हफ्ते रखने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर उन्होंने ये कहकर मान लिया कि जो नूर और जैन का फैसला होगा, शादी तो अपने वक्त पर ही होगी, सिर्फ निकाह करवा दिया जाएगा। जैन और नूर निकाह की शादी के लिए आए हुए थे। जब जैन ने कहीं बैठकर बात का आगाज़ किया था, नूर क्या तुम अभी निकाह के लिए तैयार हो? बात का आगाज़ किया? बाबा ने बताया था मुझे दादी के स्टार का मुझे एतराज़ तो नहीं है, मगर जैन क्या वजह है जो ऐसे अचानक ये सब? नूर, दादी हमारी शादी के लिए बहुत टेंशन में रहती हैं। किस बात की टेंशन? फिर जैन ने इसे सारी बात बताई थी। अनबिलीवेबल, सिर्फ इतना बोल सकी थी। पता नहीं मामा इस निकाह और शादी पर कैसे रिएक्ट करेंगी, पुरसोच अंदाज में बोला गया था। जैन, मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ नहीं रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि हमें अलग घर में रहना चाहिए, जो मेरा और तुम्हारा हो। हम दोनों मिलकर उसे बनाएंगे और वहाँ रहेंगे। जहाँ तक बात है आंटी की, तो हम उन्हें रोज़ मिलने चले जाया करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, मगर जैसी उनकी जहनी हालत हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें मुझे वहाँ रखना चाहिए। ठहर ठहर कर वो बोली थी, तुम ठीक कह रही हो, ये एक अच्छा ऑप्शन है। मुस्कुरा कर बोला यशफा, तुम पाकिस्तान नहीं आ सकती। कॉल कनेक्ट होते ही अदीला बोली थी, क्यों, खैरियत? तुम्हारा
तुम्हारा भाई दादी के कहने पर निकाह कर रहा है। लहजा ऐसा था जैसे खुद को सख्त कहने से रोक दिया हो। तो इसमें क्या मसला वाली बात है? सुकून से कहती ने मज़ीद से लगा की थी। मसले की बात तुम कह रही हो जो जो जानती थी कि मैं उसकी शादी अपनी भतीजी से करना चाहती हूँ और वो 2 टके की लड़की से शादी करना चाह रहा है। वो चीखी थी, मम्मा आप थोड़ा सुकून करें, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम सब मिले हुए हो, मेरी औलाद मुझसे छीन ली उन लोगों ने, सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है। हर वक्त ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगाती हैं? आपको ये हमें कुछ नहीं पढ़ाता, हम खुद समझदार हैं। आप प्लीज़ निकल आएँ अपनी इस हुक्मरान तबीयत से। हर फ़ैसला तो हमारी ज़िंदगी का आपने लिया है, अब तो जी लेने दें हमें। मेरी बात हुई है नूर से, कितनी अच्छी लड़की है वो, खुदारा भाई को जीने दें जैसे वो चाहते हैं। हाँ, हाँ, मैं ही बुरी हूँ, बाकी सब तो तुम्हारी सगियाँ हैं ना। मैंने अपनी जवानी रोन दी है तुम लोगों के पीछे, अब तुम ऐसे कह रही हो तुम लोग गुस्ताखी। माँ मम्मा मगर हमें मुलाज़मीन दादो और पुप्पो ने पाला है, आप ऐसा हक जताना बंद करें। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करती हूँ, कहती फ़ोन काट चुकी थी। ज़ैन ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। वो निकाह के लिए तैयार हो रहा था जब अदीला कमरे में दाखिल हुए, बोली थी, अच्छा आपने भी कभी नहीं किया हमारे साथ मम्मा, ऐसी बातें आपको ज़ेब नहीं देती है। ऐसे बोलता उनके अंदर बोलते लावे को हवा दी थी। तुम सब मिलकर मुझे मार ही क्यों नहीं देते? वो चीखी थी, बेटे के निकाह के दिन तो ऐसी बातें ना करें मम्मा, जाएं और तैयार हो जाए निकाह के लिए। आपको ना देखकर ख़ानदान वालों ने बातें बनानी है जो आपको गवारा नहीं होंगी। उन्हें कंधों से थाम कर रास्ता से कमरे से बाहर निकल गया था। एक थका देने वाला सफ़र तमाम हुआ था। तकरीब अपने जोबन पर थी। दूल्हा और दूल्हे स्टेज पर उतरे। शगुफ्ता बेगम के पास आए दुआ लेने। वो तो जैसे इस मौके का इंतज़ार करी थी। मेरा ज़हन तुम्हारे हवाले, उसका बहुत ख्याल रखना। अल्लाह तुम दोनों को इस दुनिया की हर खुशी देखना नसीब करे। दोनों के माथे चूमते हुए बोली थी, मेरे जाने का वक्त हो गया है। उनकी इस बात पर पास मौजूद सब चौंके थे और कुछ ही लम्हों में हाल की खामोशी में उनके लब से कलमे की आवाज़ आई। वो अपनी नींद सो चुकी थी। दादी की वफ़ात ने सब पर गम के पहाड़ तोड़े थे। अगर किसी पर असर नहीं हुआ था तो अदीला थी, जिसकी रस्सी दराज थी। यशफा भी अगले ही दिन फ्लैट लेकर पाकिस्तान आ गई थी। इस वक्त दोनों शगुफ्ता बेगम के कमरे में बैठे खाली कमरे को देख रहे थे। उनकी माँ के पास औलाद के लिए वक्त नहीं था और बाप ज़्यादातर काम के सिलसिले में घर से दूर रहते थे। जब इधर हों भी तब भी दोनों मियाँ बीवी की नोक-झोंक में औलाद के लिए कम ही वक्त निकलता था। जिस शख्सियत ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, उनकी परवरिश की थी, उन्हें सही और गलत का फ़र्क बताया, वो उनकी दादी थी। मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। यशफा बेड पर दादी की जगह बैठता हुआ बोला था। हिम्मत करे भाई, वो बेहतर जगह होगी। उनका अ, उनका कंधा थपथपाते वो कह रही थी, मेरी शादी देखने की कितनी ख्वाहिश थी ना उन्हें, मगर वो अब आपके लिए मुतमिन थी। नूर को मिलने के बाद से मेरी बात हुई थी उनसे। आपका रिश्ता तय होने के बाद वो इतना ज़्यादा खुश थी, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा जितनी वो अब खुश थी। वो बता रही थी, हाँ तभी तो निकाह के फ़ौरन बाद ही अपने फ़राज़ से दस्तबरदार हो गई। आंखें अश्कबार थी। बाजी आपको दिला बाजी बुला रही हैं। वो बातें ही कर रहे थे जब मुलाजमा ने आकर पैगाम दिया। न तो को वो पहले ही यहाँ से भेज चुकी थी, मगर अपनी औलाद को वैसे दादी के लिए हरकान होना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शगुफ्ता बेगम की वफ़ात की वजह से केस मुलतवी होता जा रहा था। अब ख़ानदान में बहुत से गठजोड़ हो चुके थे। कमरा अदालत में जहाँ ज़ैन और हामिद मौजूद थे, वहीं मुखालफिन से मामला तय पाने वाले ख़ानदान के बहुत से लोग मौजूद थे। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र रखते हुए बिलाल मलिक के कत्ल के जुर्म में मुलविस मुलज़मान को अदालत सज़ाए मौत सुनाती है। फैसले की आवाज़ गूंजी थी, द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड। जज की बात पर सकते में क्या, ज़ैन हामिद के कंधे हिलाने पर होश में आया था, मगर एक बागी आंसू निकल कर बह चुका था। जहाँ बिलाल का गम ताज़ा हुआ था, वहाँ ही बेटे के कातलों का अंजाम देखने की हसरत ये रुखसत हुई। शगुफ्ता बेगम के दुख के लिए दिल रो रहा था। अदालत से थोड़ा दूर एक गाड़ी देखकर उसके पीछे ही अपनी गाड़ी लगा दी, दरवाज़ा खोलता बाहर आ गया। तब तक दूसरे ऑफिसर भी गाड़ी से बाहर आ चुके थे। मुबारक हो। मेरे दोस्त उसकी तरफ आते हुए मुस्कुरा कर बोले थे। शुक्रिया शुएब जवाद, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। बगल गैर होते हुए बोला था, नहीं ज़ैन तुम ऐसे नहीं कहो, ये मेरा फ़र्ज़ था। मुझे भी अंकल बहुत ज़्यादा अजीज़ थे। उनकी वफ़ात पर मैंने अपने बाबा को बहुत अज़ियत में देखा था और तुम्हें पल पल तड़पते हुए देखा था, और आज मैंने अपना उस वक्त का खुद से किया वादा पूरा कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह दादी और अंकल की अगली मनाजिल आसान करे। दिल से कहा गया आमीन। कहता दोनों साथ साथ चल पड़े थे। बरसों का साथ था दोनों का, हर खुशी और गम के सच्चे साथी। यशपा की नूर से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी वापसी शादी के बाद होनी थी। अभी इसकी बहन भाइयों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। नूर बढ़िया का कारोबार बहुत आगे जा चुका था। एक दुनिया अब उनका नाम पे शांति थी। ज़ियान बाग के कातलों को अंजाम तक पहुंचाकर अब बहुत सुकून था। हामिद सज़ा से पहले ही वापस अपनी फैमिली के पास चला गया था। हर अमल का बदला होता है। अमल अच्छा हो तो बदले उस वक्त मिलते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। बुराई का अंजाम भी जल्द ही बरीर ज़रूर मुकाफ़ात अमल की सूरत में होता है। वो ज़रूरत ज़रूर होता है था। इंसान ही जो भूल जाता है, वो जो ऊपर बैठा है वो दिल के हाल जानता है।
और किसी से ज़्यादती नहीं करता। अमीर जॉगिंग से वापस आ रहा था जब अपने घर की तरफ जाते हुए खातून को देखकर ठटका था। एक कमज़ोर वजूद बेजान कदम उठाता उनके घर के दरवाजे पर रुका था। इतने साल शादी के गुजर जाने के बाद भी नरमीन के यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी, जिसको वजह बनाकर इसका शौहर दूसरी शादी कर चुका था। तारीख ने खुद को दोहराया था और शादी के कुछ ही दिनों बाद उसी खातून ने ठीक उसी तरह उसे तलाक के बाद घर से निकलवाया जैसे कुछ साल पहले सादान से मीरब को निकलवाया था। मुझे शामिर से मिलना है कि जिस घर और उसके वकीलों को ठोकर मार कर गई थी, 13 सालों बाद उसी घर में सवाली की हैसियत से खड़ी चौकीदार को कह रही थी, आपका नाम? नरमीन शाह नरमीन शाह मीर की माँ हूँ। तब तक मीर भी वहाँ पहुँच चुका था, मगर मेरी मामा तो इतने सालों पहले फ़ौत हो गई है। दफ्तर अमीर की आवाज़ आई थी, मेरा बच्चा। उसकी तरफ रुकी थी। एक्सक्यूज़ मी उनसे दूर होते हुए बोला था, मुझे माफ़ कर दो मीर, अपनी माँ को माफ़ कर दो, रोते हुए बोली थी। जैसा कि मैं पहले भी बताया, मेरी मामा फ़ौत हो चुकी हैं, तो आप खुद को मेरी मामा ना करें। दूसरी बात, माफ़ी की तो जान ले कि आपके जाने के बाद मेरे लिए मसलहत थी। अगर मैं आपके साथ रह जाता होता तो मैं आज शामिर सदान ना होता, जिसको अपने वजूद पर पूरा एतमाद है, जिसकी पहचान उसका फ़ख्र है। मुझे आपसे शिकायत नहीं है, बल्कि एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अपनाने से इनकार किया। तभी मैं सही हाथों में गया था। उसकी बातों पर नरमीन ने आँखें मींची थी। यही तो सच्चाई थी जिसे झेलना था। इजाज़त है, कहता वो घर के अंदर दाखिल हो गया था। पीछे वो बस इसकी पीठ तकती रह गई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे भाई की शादी हो गई है? इशल कैफ़े में बैठी जनाबिया का इंतज़ार कर रही थी जब कहीं से हानिया नमदार हुई। हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था जो मैं तुम्हें अपने घर की बातें बताती। उसकी आंखों में देखती हुए तुम्हें आज से बोली थी। तुम समझती क्या? खुद को वो भड़की थी। इशल बिलाल इत्मीनान से गोया हुई थी। अरे तुम्हारा वो नया दोस्त कहाँ है? हानिया अपने पीछे से नाबी की आवाज़ पर चौंकी थी। कौन सा दोस्त? अनजान बनी, वही जिस पर तुम्हारा लेटेस्ट क्रश है। तुम ऐसा करो, जाकर उसे ढूंढो, हमें थोड़ा काम है। साथ ईशल को उठने का इशारा किया था। और हाँ, एक बात याद करवा दूँ तुम्हें, वापस मुड़ते हुए बोली थी, ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़ने हम आते हैं हम सब, और ये वक्त बहुत कीमती है, इसे इन चीज़ों में ज़ाया ना करो। जो भी तुम्हारे नसीब में होगा उसे पाने के लिए तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, ना ही ख्वार होना पड़ेगा। इस वक्त जिस काम के लिए यहाँ पर इस जगह पर रोज़ आती हो, सिर्फ उस पर फोकस रखो। धीमी आवाज़ में कहते हुए चली गई थी, मगर इसे वो उसको सिखा गई थी। कितनी देर वो इसकी जगह को देखती रही जहाँ से वो दोनों गई थी। हाल में मतलब रोशनियाँ थी। स्टेज पर नर्स पर प्रोजेक्टर पर एक वजूद मौजूद खुद एतमादी से धीमी रफ्तार से बोल रहा था। हाल में मौजूद हर नफ्स गौर से सुन रहा था। आप वो हैं जिसने आपको बचाना है, जिसने आपका ख्याल रखना है, मुश्किल में आपकी मदद करनी है। जी हाँ, आप ही वो एक इंसान है जिसने आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत और खसूसियात अल्लाह ने डाली है। इंसान अफजल मखलूक़ात है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ से बेहतर खसूसियात देकर भेजा है। उसने तो तफरीक नहीं की तो ज़मीन पर मौजूद वजूद क्यों खुद को बेहतर समझते हैं? इस बात को समझे कि तमाम तर खसूसियात आपके अपने अंदर मौजूद है, जो आपकी मदद करेंगी एक बेहतर इंसान बनने के लिए। आप वो हैं जिसे अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है। आप अपने आप को पहचानें। आप जब यकीन रखेंगे अपनी काबिलियत पर, खुद पर, तो कोई ताकत भी आपको कामयाब होने पर नहीं रोक सकती। कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आप वो हैं, सब हासिल करें जिसकी आपको ख्वाहिश है। याद रखें, आपकी मदद के लिए हर बार कोई नहीं आएगा। आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। खुद को किसी भी दूसरे इंसान से कम ना समझो। जल्दबाज ना हो। हर काम का वक्त होता है और वह तयशुदा वक्त बेहतरीन होता है। शामी ने बात ख़त्म की तो सख्ता टूटा हाल ताले से गूंज उठा था। आज एक सेमिनार में वो बतौर स्पीकर मदऊ किया गया था। प्राइवेट पढ़ाई के साथ उसने डिजिटल की दुनिया में एक नाम बना लिया था। इस कामयाब शख्स को देखने के बाद बहुत से लोग अपनी महरूमियों का डट के मुकाबला करके खड़े हो चुके थे। बाबा, आपको कैसा फील हो रहा है? आपकी औलाद एक मुकाम पर पहुँच चुकी है, अपना नाम अपनी पहचान बना ली है। जनाबिया हाथ का माइक बनाकर एक रिपोर्टर की तरह बोलती साथ बैठे सदान की जाने मुड़ी थी, जब लॉन में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। साथ ही उनकी तरफ मुतवज्जा होते जी इतना अच्छा कि अल्फाज नहीं बयान करने के लिए। चाय का सिप लेते हुए मुस्कुरा कर गोया हुए थे कि आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मुस्कुराहट दबाते अगला सवाल किया था। बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को कहना चाहूँगा कि दिखावा गुनाह है, हमारे अमाल का इन्हिसार नीयत पर होता है। अपनी नीयत साफ रखिए। चारों औलादों को देखते हुए प्यार से गोया हुए थे। बात अहम नहीं होनी चाहिए आपके लिए कि लोग क्या कहेंगे, मेरी तारीफ होगी या नहीं। आपकी नीयत अच्छी और साफ होनी चाहिए और आपके अमल में दूसरों के लिए बेहतरी हो, और ये बगैर किसी गर्ज के नज़र आना चाहिए। दिखावा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। लोग आज अगर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या मालूम कल आप में ही नुक्स निकाल रहे हो। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और आखिर कोई इंसान रस्सियों से थक कर जब बैठता है तो उसे खुद भी एहसास होता है कि मैंने खुद को और अपने फ़्राइज़ को पीछे छोड़कर जो दुनिया में वाह-वाह के लिए किया गलत किया। इसलिए अपना ज़हनी सुकून अहम रखें। छोड़ दे वाह-वाह को। कहते दोबारा चाय का कप उठा लिया था। अब चाय ठंडी हो चुकी थी। लव यू डैड, आपने हमें पर फैलाकर आज़ादी से उड़ना सिखाया था, हमें हमेशा सपोर्ट की, हमें बनाने का शुक्रिया। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। दूर अफ़क़ पर ग़ुरूब होता सूरज गवाह दे रहा था। कुछ माह बाद
देखिए ज़ैन यहाँ दादी की पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी, वहाँ दोनों सामने टेरो फ्रेम्स लिए घर की गैलेक्सी वाले डेकोरेट कर रहे थे। नहीं, यहाँ मैंने मेरे आंटी की पिक लगानी है। वो अपनी बात पर डटा था। थोड़ी देर पर बहस और तकरार के बाद वॉल तैयार की, जिसके वसत में नूर और ज़ैन की तस्वीर अवेज़ा थी। साथ ही शगुफ्ता बेगम ज़ैन के दादा की मीरब और सदान की जशफ़ा की शादी पर ली जाने वाली ग्रुप फ़ोटो बिलाल के साथ बैठे सारे बहन भाइयों की तस्वीर, आमना के निकाह पर ली गई फ़ोटो और दोनों के बहुत से अज़ीज़ात लेते वक्त की तस्वीर थी। गर्ल्स दोनों की पूरी दुनिया वहाँ बसी थी, तो खूबसूरत दुनिया। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, कभी एक परेशानी तो कभी दूसरी मुसीबत। सुकून तो जैसे नसीब ही नहीं, और ऐसा वक्त ज़्यादातर तब आता है जब हम हों भी हक़ पर। तब हम सोचते हैं अपने अमाल को कि क्या गलत हुआ है मुझसे कि ये इसकी सज़ा है। और जब आपको कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आता तो उस वक्त समझ आए कि ये आज़माइश है, आपने इसे पार करना है। ये हमेशा नहीं रहेगी मगर इसका असर रहेगा, आपको कभी कुछ कुर्बान भी करना पड़ेगा। ये दरअसल आपका इम्तहान होती है जब इलाही का आपके लिए दुनिया की हर आज़माइश ज़्यादा अहम है, ये अल्लाह की रज़ा। जब भी ऐसा कुछ हो उस पर सब्र, शुक्र और इस्तिक़ामत रखें। सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगे और साथ ही शुक्र भी अदा करें। और याद रखें, सब्र ये होता है कि आप आज़माइश के पहले लम्हे से ही उस पर साबिर रहें। ये नहीं कि शुरू में गिला करने और फिर खामोश हो जाना। और बात को सोचें कि अल्लाह के प्यारे लोगों को आज़माया जाता है, वरना बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी खुशी और मसरतों में गुजारते हैं। आप हैं वो खुश नसीब जिसे अपनी गलतियों गुनाहों को सँवारने का मौका मिला। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। ख़त्म शुद। सो डियर रीडर्स, ये था नावल। तो इसके राइटर है ज़ारूम और नावल का नाम है जीना ही तो है। वैसे तो ये नावल बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे काफ़ी जगह पे लगा कि इस तरह का नावल है, वहाँ से यानी कि वहाँ से लाइन को लेके वहाँ पे जोड़ दिया गया। मतलब ये एक मेल राइटर ने लिखा है, या हो सकता है कि मैंने ज़्यादातर फ़ीमेल राइटर का पढ़ा है नावल, इस वजह से मुझे कुछ इस नावल की समझ नहीं आई इतनी ज़्यादा। अगर आप में से काफ़ी लोग मेल राइटर को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को ये नावल की बेहतर समझ आई हो कि मेल राइटर इसी तरह का लिखते हैं। वैसे नावल तो बहुत अच्छा था और अच्छा सबक भी था, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये नावल पसंद आया होगा। और जहाँ तक इस नावल में जो सबक था वो यही है, और बहुत अच्छा सबक है कि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को बनाया। किसी के भी अपने हाथ में नहीं होता कि हम इस तरह की जीन्स लेकर जो है वो आए। हर एक को अल्लाह ताला ने बनाया, हर एक की शक्ल सूरत चाहे रंग जैसी भी है, जो भी है अल्लाह ताला ने बनाई है। तो किसी का मजाक उड़ाना या ये चीज़ करना, ये तो मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो, चाहे अगला इंसान जैसा भी हो, हमें ये हक़ नहीं है कि हम उसे बुरा भला कहें, उसका मजाक उड़ाएं, उसकी रंगत का, उसकी जीन्स का, कुछ भी। क्योंकि उसे बनाने वाला अल्लाह ताला है, चाहे वो दूसरे मुल्क का हो, दूसरे शहर का हो या हमारे आस-पास का। तो अगर हमें अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ से अता किया तो हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और वो लोग भी शुक्रगुज़ार होते हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया में, कुछ नहीं, मोस्टली लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो दूसरों को की ख़ामियाँ देख के उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये है वो है। तो फिर ऐसे इंसान होने का क्या फ़ायदा कि दूसरे इंसान लोगों का दिल दुखाना, उनका दिल दुखाना, ये बहुत ही बुरी बात है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने काम से काम रखें, ना कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी करें। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, और हो सकता है कि कल मैं आप लोगों के लिए वानी वजह से एक नावल लेके आऊँ अच्छा सा। तो तब तक ले अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।